हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिस्ट्री स्कॉलर। स्वागत है आप सभी लोगों का हिस्ट्री स्कॉलर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और कंप्लीट हिस्ट्री की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अरब एंड तुर्किश इन्वेजन्स को। जो अरब और तुर्की आक्रमण जो अपने जो भारत पे हुए थे, उनको आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और आज की वीडियो को देखने के बाद में अरब और तुर्किश जो आक्रमण हुए थे उनसे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो कि ना बन पाए। ठीक है। तो आज का सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होगा, तो बने रहिए लास्ट तक। आपको काफ़ी हेल्प होगी इस सेशन से। और आज का सेशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे जो है यूपीएससी या फिर यूजीसी नेट हो, है ना, इनसे इस टॉपिक से जो है रेगुलरली क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है आज का। तो लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। ठीक है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। आज का मैंने इस वीडियो का जो है टारगेट रखा है। ठीक है। तो मुझे भी तो पता चलना चाहिए आप लोगों को जो मेरा कंटेंट है वो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मेरी वीडियोस को देखना अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो आज की वीडियो का मैंने टारगेट रखा हुआ है। आज की वीडियो का टारगेट है 200 लाइक्स का। ठीक है। तो अगर 200 लाइक्स, 200 लाइक्स का इस वीडियो का टारगेट है, ठीक है, और 200 कमेंट्स का इस वीडियो का टारगेट रखा हुआ है। अगर ये टारगेट अचीव हो जाता है तभी जो है बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है। तो इसमें ज़रूर हेल्प करें। देखो, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग मुझे मेरे वीडियोस को लाइक करते हो, है ना। तभी तो मुझे पता चलता है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है वीडियोस को देखना, है ना। कमेंट करो आप, जो भी आप लोगों को जो है इस टॉपिक से हेल्प हुई हो तो उसको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को जो है मेरे वीडियोज़ और मेरा कंटेंट जो है वो अच्छा लग रहा है ना। तो इसको भी ध्यान में रखिए, लाइक करिए और कमेंट करिए ज़रूर वीडियो के नीचे, ताकि मुझे पता चले कि आपको अच्छा लग रहा है ना। और तैयारी बिल्कुल बरकरार रखिए, है ना, मैक्सिमम रिवीजन करते रहिए। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। अगर आप लोगों में से कोई एक फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है तो उसको बता दूं, मेरा नाम चंद्रकांत है, मैं जेआरएफ अवॉर्डेड हूँ और करेंटली आगरा यूनिवर्सिटी से मेरी पीएचडी चल रही है। ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। ये हमारा हिस्ट्री स्कॉलर जीरो जो टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर हम डेली क्विज़ेस कराते रहते हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। इसको ज्वाइन करके रख लीजिए। ये हमारा जो है इंस्टाग्राम चैनल है, जहाँ पे आपको कोई भी चीज़ मुझसे पूछनी हो तो आप वहाँ पर जाकर के मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हमें ये क्यों पढ़ना चाहिए, इसका सिंपल सा जवाब है, इससे हर बार हर सेशन में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन मुझे मिले, मैंने इसमें ऐड कर लिए। वैसे ज़्यादा अगर क्वेश्चंस को ही ऐड करूँगा तो वही बहुत लंबा हो जाता है ना। हर बार देखा जाता है इससे क्वेश्चन, इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। अरब आक्रमण। देखो, इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। ठीक है। इस्लाम की जो स्थापना है, इस्लाम धर्म की जो जो प्रवर्तक हैं वो माने जाते हैं कौन? मोहम्मद साहब। ठीक है। मोहम्मद साहब माने जाते हैं, जिनका जन्म कब हुआ था? 1570 में। ठीक है। इन्होंने इस्लाम का जो है स्थापना करी, इस्लाम धर्म की स्थापना करी। और 622 में, सॉरी 15 कर दिया मैंने, 570 में, 622 में इन्होंने मक्का से मदीना के लिए प्रस्थान किया। 622 में ये मदीना गए। ठीक है। तो अब हज़रत मोहम्मद साहब की जब मृत्यु होती है 632 में, 632 में मोहम्मद साहब की मृत्यु होती है। मृत्यु के बाद में उन्होंने अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था। ठीक है। तो जब उन्होंने कोई अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया, उस टाइम पे उनका एक सहयोगी था, अबू बकर। कौन था? अबू बकर। अबू बकर को उन्होंने प्रार्थना करवाने के कुछ नियम और वो सारी चीज़ें सलाह दी थी कि मेरे जाने के बाद में तुम मतलब जो है जितने भी प्रवर्तक हैं इस्लाम के, उनको जो है
पूजा करना या जो भी चीज़ें हैं वो सिखाना, ठीक है। तो अबू बकर को बता के गए थे, उत्तराधिकारी नहीं बनाया था। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद में जो है आम जन, जो भी जितने जो मेन जो उनके फॉलोअर्स थे, उन्होंने अबू बकर को ही मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में खलीफा चुना। क्या चुना? खलीफा। खलीफा क्या होता है? खलीफा होता है अ, खुदा का प्रतिनिधि, है ना। भगवान का प्रतिनिधि जो जो धरती पर है उसको खलीफा कहा गया था। तो अल्लाह का जो जो प्रतिनिधि था धरती पर उसको खलीफा कहा जाता था। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में खलीफा मान लिया गया किसको? अबू बकर को, ठीक है। अबू बकर के बाद में उमर खलीफा बनते हैं। उमर उमर के बाद में उस्मान खलीफा हुए। उमर के समय काफ़ी ज़्यादा जो काफ़ी डेवलपमेंट हुआ था। उमर के बाद उस्मान खलीफा हुए। उस्मान के बाद में अली खलीफा होते हैं। चौथे खलीफा थे अली, ठीक है। अली। तो ये चार खलीफा आपको याद रखने हैं जो मोहम्मद साहब के बाद हुए थे, ठीक है। अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। उमर के समय काफ़ी जो है इस्लाम का एक्सपेंशन हुआ था, तो ये आपको याद रखने हैं। अली के बाद में बेस समझ के चल रहे हैं जहाँ से मुसलमानों का जो है स्टार्टिंग होती है, ठीक है। तो मुस्लिम्स की जो स्टार्टिंग है मोहम्मद साहब के बाद से, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली ये खलीफा हुए। इनके बाद में अली के बाद उनके बेटे हसन को हटाने के बाद में मुबैया ने, अली के बाद हसन, तो हसन को हटाकर मुबैया मुबैया ने मुबैया ने क्या किया हसन को हटाने के बाद में कि जो है खुद जो है गद्दी को अपना लिया। अब तक क्या था देखो, इन चारों के समय तक जो चार खलीफा थे मोहम्मद साहब थे, उन्होंने जो इस्लाम का शासन वगैरह संभाला था। तो उस समय क्या था कि उन्होंने, उनका जो राज्य था वो धर्मतंत्रात्मक राज्य था, मतलब वो धर्म से शासन करते थे। और ऐसा नहीं था कि मैं राजा हूँ या फला जो भी चीज़ है, राजतंत्रात्मक कोई भी मतलब व्यवस्था नहीं थी। मुबैया ने जो जब कब्जा किया तो उसने पादशाहत की स्थापना करी। धर्म के स्थान पर उसको मतलब एक राजनीतिक जो है रूप दे दिया था, जो मुस्लिम साम्राज्य जो उन्होंने बनाया था, ठीक है। तो मुबैया ने उमैयद के खिलाफत की स्थापना करी, ठीक है। उमैयद के खिलाफत की, क्योंकि खलीफा बना था ये। उमैयद के खिलाफत की स्थापना करी। और जो राजधानी है वो इसने मदीना से दशमिक स्थानांतरित करी थी, ठीक है। मदीना से राजधानी, मदीना राजधानी किसने बनवाई थी? मोहम्मद साहब ने, ठीक है। तो मदीना से दशमिक को राजधानी बनाया किसने? मुबैया ने, ठीक है। कहीं कहीं अली को भी बताया जाता है कि अली ने दशमिक को बनाया था, लेकिन मुबैया ने जो है मदीना के बाद मदीना से दशमिक राजधानी स्थानांतरित करी थी। तो अब ये तो था जो है उमैयद खलीफाओं के समय, ठीक है। मोहम्मद साहब, उनके बाद में जो चार खलीफा, उनके बाद में उमैयद के खलीफा आते हैं जिसकी स्थापना मुबैया ने करी थी, ठीक है। उमैयद के खलीफाओं में ही एक खलीफा थे वालिद, ठीक है। कौन खलीफा थे? वालिद। अब समझते हैं आगे। वालिद उमैयद के खलीफा आए, उमैयद के बाद में अब्बासी खलीफा आते हैं, ठीक है। अब्बासी खलीफा आते हैं। अब्बासी खलीफाओं के समय जब 9वीं शताब्दी का लास्ट चल रहा होता है, ये देखो ये 970 लिखा हुआ है, 970 ईडी। तो जब अब्बासी खलीफाओं का जो लास्ट चल रहा होता है उस टाइम पे खिलाफत तो थी, अब्बासी खलीफाओं की खिलाफत थी। लेकिन जो उनका इतना बड़ा साम्राज्य बन गया था जिसमें जो है ये सारे आते थे, जैसे कि बुईद जो आते हैं, बुईद साम्राज्य आता है, ठीक है। सफारिद्स आते हैं, सामानिड्स आते हैं। तो ये जो सारा साम्राज्य बन के जो अब्बासी खलीफाओं के अंडर में था। खलीफा थे कहाँ पर? बगदाद में, ठीक है। अब्बासी खलीफा कहाँ थे? बगदाद में, क्योंकि अब्बासियों ने जो राजधानी है वो दशमिक से बगदाद स्थानांतरित कर ली थी, ठीक है। अब्बासियों ने क्या किया? दशमिक से
राजधानी को कहाँ ले गए? बगदाद। ठीक है। अब इतना बड़ा साम्राज्य था, तो अलग अलग जो है साम्राज्यों में जो प्रतिनिधि उन्होंने बनाए थे, तो अलग अलग जो है साम्राज्यों में बट गया था। जो मतलब एक तरीके से थे सब मुसलमान, ठीक है, सब मुस्लिम्स थे। अलग अलग जो है प्रांत बटे हुए थे, ठीक है, खलीफा के अंडर में, खलीफा के अंडर में अलग अलग प्रांत बटे हुए थे। जैसे ये सामानित प्रांत हो गया, ठीक है, ये सफाविद हो गया, ये बुईद हो गया। तो ये सारे प्रांत बटे हुए थे, लेकिन थे कौन के? बगदाद के अंडर में, खलीफा के अंडर, मतलब खलीफा की नाम मात्र के लिए जो है वो जो सर्वोच्चता को स्वीकार करते थे, खलीफा को, खलीफा की अधीनता मानते थे, लेकिन वैसे सारे स्वतंत्र थे आप जो अपने प्रांतीय मामलों में, ठीक है। वैसे सबसे ऊपर खलीफा था, अगर देखा जाए तो धार्मिक दृष्टि से खलीफा सबसे ऊपर था। तो अब सामान्यत का जो साम्राज्य था, इन्हीं सामान्यत साम्राज्य के अंडर में एक प्रशासक के रूप में काम करता था, कौन? अल्पतकीन। जहां से आप लोग समझ गए होंगे हिस्ट्री को, ठीक है। सामान्य जो खलीफाओं के अंडर में थे, तो जब सामान्य साम्राज्य का जब डिक्लाइन होता है, उस टाइम पे अल्पतकीन जो है वो गजनी में गजनी वंश की नींव रखता है, ठीक है। अल्पतकीन, अल्पतकीन के बाद सुबुक्तकीन, उसके बाद में महमूद गजनवी। अभी समझते हैं स्टार्टिंग फेज। अरब आक्रमण, अरब इन्वेजन्स। The first arrival of Arabs in India happened during the time of Caliph Umar on the Malabar coast at the trade as a traders. जो पहला अरब आक्रमण होता है वो खलीफा उमर के समय हुआ। वो चार जो खलीफा मैंने बताए थे, उन्हीं में से एक थे उमर। उमर के समय मालाबार तट पर, ठीक है, केरल में मालाबार तट पर जो व्यापारियों के रूप में जो है सबसे पहले अरबों ने आक्रमण किया, मतलब आगमन हुआ था वहां पर, ठीक है। व्यापारियों के रूप में वहां पर आए थे, वहां पर बस गए। फिर आगे चल के वो जो है विद्रोह करते हैं, उनके जो वंशज होते हैं, ठीक है। 1921 में वो विद्रोह होता है, जिसको किस नाम से जानते हैं? मोपला विद्रोह के नाम से, ठीक है। मोपला विद्रोह के नाम से जिसको जानते हैं, वो इन्हीं के वंशज थे, ठीक है। जो खलीफा उमर के समय जो अरब जो है वो मालाबार तट पर आए थे, उन्हीं के वंशज थे जो वहां पर रह गए थे, और उन्होंने विद्रोह किया था 1921 में बाद में, ठीक है। तो सबसे पहला जो आगमन हुआ अरबों का, वो कहाँ हुआ? खलीफा उमर के समय मालाबार तट पर हुआ था। खलीफा उमर के समय कब हुआ था ये? तो उमर के समय 636 में, 636 बीसीई में, बीसी में सॉरी, या सीई मान लो, कॉमन ईरा में, ठीक है। 636 में आक्रमण हुआ था। चचनामा एंड तारीख सिंध प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सिंध, ठीक है। तारीख सिंध को तारीख मासूमी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये तारीख सिंध और चचनामा जो है, इनसे सिंध के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक बुक और है। देखो, प्राइमरली अगर मैं बात करूं तो जो प्राथमिक जो सोर्स है, सबसे ज़्यादा जो जानकारी जो सिंध के बारे में मिलती है, वो चचनामा से ही मिलती है, ठीक है। चचनामा, तारीख सिंध और फुतुह उल बुल्दान, फुतुह उल फुतुह उल बुल्दान बुक है किसकी? अल बिलादुरी की बुक है ये। इससे भी जो है सिंध के इतिहास में को जानने में जानकारी मिलती है। इसमें भी सिंध का विवरण दिया गया है। अल बिलादुरी की पुस्तक है फुतुहुल बुल्दान। इससे भी सिंध के इतिहास के बारे में, हिस्ट्री ऑफ सिंध के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो तीन रिसोर्सेज हो गए इसके: चचनामा, तारीख सिंध और फुतुहुल बुल्दान। चचनामा ये अज्ञात लेखक है, इसके लेखक का पता नहीं है, लेखक कौन था इसका, ठीक है। चचनामा का फारसी में अनुवाद किया था अबू बकर कूफी ने, ठीक है। कूफी ने इसका फारसी में अनुवाद किया था, अबू बकर कूफी। कूफी ने फारसी अनुवाद किया था इसका, ठीक है। मीर मोहम्मद मासूम की है तारीख मासूमी, ठीक है, तारीख सिंध, इसको भी याद रखना आप लोग। तो ये सिंध के इतिहास के बारे में जानकारी के स्रोत हैं, ठीक है। पहला जो अरब आगमन हुआ था वो मालाबार तट पर हुआ था, इसको याद रखना। ड्यूरिंग द अरब इन्वेजन द ब्राह्मण डायनेस्टी रूल्ड सिंध
द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी वाज चाच। ठीक है, अरब आक्रमण के समय जो है सिंध में ब्राह्मण वंश का जो शासन था, और इस वंश का जो शासक कौन था, संस्थापक कौन था, चाच था, जो ब्राह्मण वंश अरब आक्रमण के समय सिंध पर शासन कर रहा था। ठीक है, चाच जो है इस वंश का संस्थापक था, और चाच का भतीजा था दाहिर, उस समय सिंध का शासक था जब अरब आक्रमण हुआ था, जब कासिम ने आक्रमण किया। ठीक है, या उससे पहले जो आक्रमण हुए थे। तो चाच का भतीजा, चाच नेफ्यू दाहिर वाज द रूलर ऑफ द सिंध एट दैट टाइम। ठीक है, सिंध पर जब अरब आक्रमण हुए उस टाइम पर कौन राजा था, दाहिर राजा था उस टाइम पे। ठीक है, तो उस समय जो वंश था वो ब्राह्मण वंश का शासन था सिंध में, उसका संस्थापक चाच था, चाच का भतीजा था दाहिर। ठीक है, याद रखना। इसी जो चचनामा, इसी के जो है जानकारी देती है चचनामा, चाच याद रखना, चाच जो है वो सिंध में था। चचनामा सिंध के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, चाच का भतीजा दाहिर उस समय शासक था जब अरब आक्रमण हुए थे। द immediate reason for the Arab invasion of Sindh was that some Arab ships coming from Lanka were plundered or looted by the pirates of Debel. Al-Hajjaz, the governor of Iraq, demanded compensation from Dahir for the loot, but Dahir refused. ठीक है, मतलब उस तत्कालीन जो कारण क्या था अरब आक्रमण का, वैसे तो देखो अरबों को पता था, अरब पहले से व्यापार करते रहते थे, तो उनको पता था कि भारत में कितना संपत्ति है, कितने जो है भारत जो है एक कह सकते हैं कि समृद्धशाली है, पैसे वाला है, काफ़ी धन है भारत में, तो वो पहले से पता था उनको। लेकिन उनको तत्कालिक जो कारण मिल गया, वो कारण क्या था कि लंका से आने वाले कुछ जहाज, अरबी जहाज थे, वो देवल के समुद्री डाकुओं ने लूट लिए। ठीक है, देवल सिंध में बंदरगाह पड़ता है। ठीक है, तो उसके समुद्री डाकुओं ने उन जहाज़ों को लूट लिया था। अब कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इन जहाज़ों में जो है श्रीलंका के शासक ने कुछ उपहार वगैरह रखे थे, कुछ जो है लड़कियां भी भेजी जा रही थी, कुछ कन्याएं भेजी जा रही थी, किसके लिए, खलीफा के लिए, खलीफा को प्रसन्न करने के लिए। तो वो जो कन्याएं थीं या फिर वो जो उपहार खलीफा के लिए जा रहे थे, उनको लूट लिया था डाकुओं ने, ऐसा कुछ इतिहासकारों ने लिखा भी है। ठीक है, तो वो जो लूट लिया, उस लूट का जो माल था उसके लिए अल हज्जाज ने दाहिर को कहा कि तुम जो है जो लूट का जो जो माल लूटा गया है उसका हर्जाना मुझे दो। लेकिन दाहिर ने वो सब किया ही नहीं था, तो वो क्यों देता, तो दाहिर ने अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, वो देने से उससे जो है गुस्सा होकर के अल हज्जाज ने फिर सेनाएं भेजी थी कि दाहिर को पराजित करो। ठीक है, द कमर्शियल इंपोर्टेंस ऑफ सिंध वाज आल्सो अ मेजर रीजन, ये भी था। ठीक है, व्यापारिक महत्ता भी थी सिंध के लिए, क्योंकि वो एक बंदरगाह था, वहाँ व्यापारिक जो है गतिविधियां होती रहती थी, तो इसलिए सिंध को जितना व्यापारिक महत्ता से भी जो है ज़रूरी था। Thus, Al Hajjaj took permission from Caliph Walid and first sent Ubaidullah, followed by Wardul, to invade Sindh. However, both these invasions failed. अल हज्जाज ने क्या किया, फिर खलीफा वालिद, वालिद या वाहिद एक ही है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी है। तो वाहिद से अनुमति ली उसने, किसने, अल हज्जाज ने, सिंध पर आक्रमण के लिए, और उसने उबैदुल्लाह को भेजा, उबैदुल्लाह के बाद में वर्दुल को भेजा। ठीक है, इन दोनों को भेजा था, ये भी 711 में आए थे। ठीक है, लेकिन ये जो है पराजित हुए थे, दाहिर ने इन दोनों को पराजित कर दिया था। ठीक है, तो ये जो असफल रहा था उनका। अरब आक्रमण तो हुए लेकिन ये असफल रहे थे। पहला सफल आक्रमण होता है फिर किसके समय, मोहम्मद बिन कासिम के समय, कासिम के प्रमुख आक्रमण अब पढ़ते हैं। ठीक है, लास्ट में अल हज्जाज ने कासिम को भेजा। फाइनली अल हज्जाज सेंट 17 years old मोहम्मद बिन कासिम टू इन्वेड सिंध इन 711। तो 711 में अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था, जो 17 वर्ष का था उस समय, और सिंध पर आक्रमण के लिए भेजा। ठीक है, और कासिम अटैक्ड इंडिया विया द मकरान रूट। ठीक है, मकरान रूट ये था जो किनारे किनारे होकर के जो आता है वहां से, इराक से सीधा, उसको मकरान रूट बोला जाता था। तो मकरान रूट से होते हुए उसने आक्रमण किया, और उसने सबसे पहले कहाँ आक्रमण किया था, देवल पे आक्रमण किया था, ये देवल बंदरगाह था। ठीक है, सबसे पहले उसने देवल पर आक्रमण किया। ठीक है, ड्यूरिंग दिस इन्वेजन ही यूज्ड मंजानिक एंड नाफ्ता। ठीक है, ये दो वेपन्स थे जो उसने यूज किए थे। मंजानिक ये क्या था, ये पत्थर फेंकने वाला एक जो है वो था, पत्थर फेंकने वाला जो अस्त्र था, और नाफ्ता क्या था, ये आग के गोले फेंकने वाला एक अस्त्र था। ठीक है,
तो मंजानिक और नाफ्ता जो है ये उसने यूज़ किए थे देवल में, वहाँ के मंदिरों को गिराने में भी, है ना। तो सबसे पहले उसने देवल को जीता। मोहम्मद बिन कासिम जो आया सबसे पहले उसने देवल को जीता, और यहीं पर उसने सबसे पहले जजिया कर लगाया था, ठीक है। देवल को जीता और सबसे पहले जजिया कर लगाया, ठीक है। देखो सीधा एक तो एक जो उनका उद्देश्य ये भी होता है अरबों का जो आए थे उनका मुस्लिम जो प्रचार करना था, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाना, वो उनका जो है एक उद्देश्य होता था। तो उस टाइम पे जिन हिंदुओं ने जो है मुस्लिम धर्म को स्वीकार नहीं किया उनको जो है मार दिया गया। पर अब काउंटिंग बहुत है भाई, अब कितना मारोगे, लाखों की संख्या में लोग हैं, सबको मारते जाओ, कितने मारते जाओगे, है ना। तो उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला उसका, उसने कासिम ने, कि जो लोग मुस्लिम धर्म को स्वीकार नहीं कर रहे हैं उन पर टैक्स लगा दिया जाए, है ना। तो सबसे पहले जजिया जो कर है वो देवल में लगाया गया, किसके द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सबसे पहले जजिया कर लगाया गया देवल में, ठीक है। देवल सिंध का बंदरगाह था, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद में उसने रावर को जीता, ठीक है। ये देवल हो गया, देवर के बाद में रावर है, सिंध नदी को क्रॉस करते हुए, फिर उसने रावर को जीता। रावर के बाद में ब्राह्मणाबाद को उसने जीता। ब्राह्मणाबाद के बाद में उसने जो राजधानी थी उसकी दाहिर की, अलौर को जीतता है फिर। और सबसे लास्ट में जाकर के मोहम्मद बिन कासिम जो है वो मुल्तान को जीतता है, ठीक है। तो उसने ये किनारे किनारे की विजय करी, ठीक है, सिंध और मुल्तान को जीता, ठीक है। ये उसकी जो है इन्वेजन्स थे, उसके आक्रमण थे। रावर पर उसने 712 में आक्रमण किया। कासिम ने रावर के युद्ध में ही दाहिर को परास्त किया था, ठीक है। देवल में तो दाहिर नहीं था, रावर के युद्ध में उसने दाहिर को पराजित किया, ठीक है। और पराजित किया और मार डाला भी था। कासिम डिफीटेड एंड किल्ड दाहिर इन द बैटल ऑफ रावर इन 712। आफ्टर दाहिर्स डेथ his wife Rani Bai led the resistance against the अरब्स, बट सीइंग डिफीट सी कमिटेड जोहर, सेल्फ इमोलेशन उसने जो है अटेम्प्ट किया था। उसकी जैसे दाहिर जब मर गया तो उसकी मौत के बाद में रानी बाई उसकी पत्नी थी, उसने अरबों के खिलाफ मोर्चा संभाला, सेना का संचालन किया। लेकिन जब उसको लगा कि हार जाएगी वो सेना, उनकी सेना हार जाएगी, तो उसने क्या किया, अपनी सेना को हारता हुआ देखकर जौहर कर लिया, ठीक है, जोहर कर लिया। जोहर का ये पहला उदाहरण मिलता है, ठीक है। फारसी इतिहास में जौहर का पहला उदाहरण मिलता है ये। और इसके बाद ब्राह्मणाबाद को उसने कैप्चर किया। ब्राह्मणाबाद में दाहिर का बेटा था जय सिंह, ठीक है। दाहिर के पुत्र जय सिंह के नेतृत्व में सैनिकों के वीरतापूर्वक वहां पर आक्रमण भी किया उसकी सेना का, और अंत में जाकर के जय सिंह जो है वो पराजित हुआ था। और लास्ट में जय सिंह ने इस्लाम भी स्वीकार कर लिया था, ठीक है। ये भी बुक्स में लिखा है कि जय सिंह ने इस्लाम स्वीकार कर लिया था। ब्राह्मणाबाद हियर दाहिर सन जय सिंह ब्रेवली फॉट विद द अरब्स, बट एट द एंड ही वाज डिफीटेड एंड लेटर कन्वर्टेड टू इस्लाम, उसने इस्लाम स्वीकार कर लिया था। आफ्टर दिस कासिम कॉन्क्योर्ड अलौर, उसने अलौर को जीता, ठीक है, अलौर जो उसकी राजधानी थी दाहिर की, ठीक है। ड्यूरिंग द सिंध इन्विजन जाट्स एंड बुद्धिस्ट सपोर्टेड कासिम, ठीक है, जाटों ने और बौद्धों ने जो है कासिम को हेल्प करी थी सिंध आक्रमण के समय पर, ये भी आपको याद रखना है। 713 में कासिम कॉन्क्योर्ड मुल्तान, मुल्तान को 713 में जो है उसने जो है जीता था कासिम ने। Multan was Qasim's last victory. The Arabs found so much gold here that Multan was called the city of gold. मुल्तान विजय जो है उसकी अंतिम विजय थी, और यहाँ से उसको इतना सोना मिला था मुल्तान से कि उसने इसका नाम सोने का नगर रख दिया था, ठीक है। सोने का नगर रख दिया मुल्तान का नाम, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो है काफी धन मिला था उसको, सोना मिला था मुल्तान से। अब अरब आक्रमण हुए, उसने सिंध को जीत लिया, मुल्तान को जीत लिया। इसके क्या प्रभाव हुए, इसके इफेक्ट क्या हुए इंडिया पर, है ना। तो इफेक्ट क्या होते हैं, वुल्जे हैक describes the Arab invasions as merely as an accidentally story। वुल्जे हैग ने अरब आक्रमणों को एक आकस्मिक कथा मात्र माना है बस, वुल्जे हैग ने। वैसे देखो उनके जो आक्रमण हुए तो उनके कुछ सांस्कृतिक यहाँ पर प्रभाव भी पड़ेंगे, है ना।
कुछ यहाँ से भी वो सीख के जाएंगे। तो वो चीज़ें जो हुई, जैसे अमीर खुसरो टेल्स अस दैट अरब एस्ट्रोलर अबू मासर स्टडीड एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी इन वाराणसी फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, जैसे अमीर खुसरो हमें बताता है कि अरब ज्योतिषी था एक अबू मासर, जिसने बनारस में 10 वर्षों तक रह करके ज्योतिष और खगोल शास्त्र का अध्ययन किया था। तो जो अरब ज्योतिष था, ये अरब तभी तो आया होगा जब अरब साथ यहाँ आए, अरबों ने आक्रमण किया, उनके साथ ही ये आया था, है ना। एक जो भारतीय फिजिशियन है, धन धन नाम का चिकित्सक, धन फिजिशियन नेम्ड धन वाज अपॉइंटेड एज द चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ बगदाद। ठीक है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी बना था बगदाद में। धन नाम का एक जो है यहाँ का, अपने इंडिया का चिकित्सक था। मनक अ फिजिशियन नेम्ड मनक ट्रीटेड कैलिफ हारून। मनक नाम के चिकित्सा शास्त्री ने खलीफा हारून का इलाज किया था, ये भी इंडिया का था। ठीक है, ये भी आपको याद रखने हैं। द इंडिया फेबल पंचतंत्र वाज ट्रांसलेटेड इनटू अरेबिक बाई इब्न अल मुकफ्फा एज कलिला व दमना। ठीक है, कलिला दमना जो है वो पंचतंत्र का ही अरबी अनुवाद है, जिसको किसने किया था? अल मुकफ्फा ने किया था, जिसका अरबी अरबी अनुवाद पंचतंत्र का। तो अरबी अनुवाद तभी तो हुआ जब अरब यहाँ आए, उन्होंने इन बुक्स को देखा, उनके बारे में नॉलेज ली, है ना, तब फिर उन्होंने इसको अरबी में ट्रांसलेट किया ताकि अरब में जाकर के और लोग भी इसके बारे में जान पाए, है ना। द संस्कृत टेक्स्ट ब्रह्म सिद्धांत, ब्रह्मगुप्त की बुक है ये, ठीक है, और खंडन खाद्यक वर ट्रांसलेटेड इनटू अरेबिक बाय अल जाफरी एंड इब्राहिम पिंजरी। ये दोनों बुक्स हैं जिनका ट्रांसलेशन अल जाफरी इब्राहिम पिंजरी के द्वारा अरबी भाषा में किया गया था। ठीक है। The Arab stabilized the city of Al-Mahfuza to protect themselves from the प्रतिहार invasion। मतलब अब देखो प्रतिहार इन्वेजन क्यों है, क्योंकि उस टाइम पर मैं दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पर सिंध जो है विजय उसने करी, ठीक है, उसने मुल्तान भी जीत लिया। अब लेकिन उसी से सटा हुआ जो था वो था राजपुताना, और उस टाइम पर राजपुताना में कौन थे? नीचे ये गुजरात का रीजन है। तो उस टाइम पर राजपूताना में थे गुर्जर प्रतिहार, और गुर्जर प्रतिहारों में भी जब मैंने पढ़ाया था तो उस टाइम पे बताया था कि नागभट्ट फर्स्ट ने अरबों को पराजित किया था, मलेच्छों का नाशक उसको बताया गया था। ठीक है, तो अरबों को उसने पराजित किया था, मतलब गुर्जर प्रतिहार जो है वो अरबों से उनकी सीमाएं लगती होंगी, तभी तो उनमें युद्ध हुआ। तो गुर्जर प्रतिहारों के आक्रमण से जो है खुद को बचाने के लिए उसने अल महफूजा नगर बसाया था अरबों ने। ठीक है, अरबों की और गुर्जर प्रतिहारों की सीमाएं लगती थी। भारतीय अंक पद्धति से अरबों का परिचय हुआ जब उन्होंने आक्रमण किया था। द अरब्स बिकेम फैमिलियर विद द इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम। तो उनके आक्रमण के ये प्रभाव हुए। ठीक है, कुछ उन्होंने सीखा, कुछ हमसे वो सीख के गए, कुछ हमने उनसे सीखा। तो इसके बाद हम देखते हैं गजनवीद एम्पायर, महमूद गजनवी। अभी मैं आपको स्टार्टिंग कर चुका था, वहां पर बता चुका था कि मोहम्मद साहब हुए इस्लाम के प्रवर्तक, उसके बाद में 4 खलीफा हुए, फिर उमैयद खलीफत आती है, उसके बाद में अब्बासी खलीफा आते हैं। फिर अब्बासी खलीफाओं के समय पर जो है ये जो रीजन था, इस रीजन में जो है सामान्य एम्पायर आता है। ठीक है, सामान्य साम्राज्य आता है इस जगह पर, अब्बासी खलीफाओं के समय सामान्य साम्राज्य आता है। सामानियों का जब पतन होता है तब इसी समय गजनी में, तब इसी एरिया पर गजनी में अल्पतगीन जो है वो, अल्पतगीन गजनी में गजनी वंश की नींव डालता है। कौन डालता है? अल्पतगीन। ठीक है, अब समझते हैं तुर्क आक्रमण। अब तक तो अरब थे, अब तुर्की आक्रमण है। द गजनी एम्पायर वाज फाउंडेड बाय द अल्पतगीन इन 962। गजनी साम्राज्य की जो स्थापना है वो किसने करी? अल्पतगीन ने करी थी। अल्पतगीन कौन था वो मैं बता चुका हूँ आपको। जो सामानी जो वंश थे, सामानी जो साम्राज्य था, वहां पर एक प्रशासक के रूप में काम करता था अल्पतगीन। बाद में उसने गजनी में स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। ठीक है, तो अल्पतगीन स्लेव शुबुक्तगीन stabilized the Yamini dynasty in 977 and ascended the throne of गजनी। ठीक है, अल्पतगीन का गुलाम था शुबुक्तगीन, उसने 977 में यामिनी वंश की स्थापना करी गजनी में। ठीक है,
और गजनी की राजगद्दी पर बैठा था 977 में सुबुक्तगीन, जो कि अल्पतगीन का गुलाम था। अल्पतगीन जो है वो प्रशासक के रूप में काम करता था, कहाँ पर? सामानी जो जो एम्पायर था वहां पर। जब सामानी एम्पायर डाउन होता है, उसका डिक्लाइन आता है, उस टाइम पर अल्पतगीन अपनी पावर को बढ़ाता है और गजनी में जो है गजनी साम्राज्य की स्थापना करता है। और अब अल्पतगीन के बाद में सुबुक्तगीन उसका जो गद्दी पर बैठता है। सुबुक्तगीन वाज द फर्स्ट तुर्किश रूलर इन्वेडेड इंडिया एंड डिफीट द हिंदू शाही रूलर जयपाल। ठीक है, सुबुक्तगीन प्रथम तुर्की शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया था और हिंदू शाही राजा जयपाल को पराजित किया था इसने। ठीक है, सुबुक्तगीन ने आई थिंक 982 में या फिर 86 के समथिंग 82 में आक्रमण किया था, जब उसने हिंदू शाही राजा जयपाल को पराजित किया था। ठीक है, काबुल और पंजाब में हिंदू शाही राजवंश का शासन था। काबुल और पंजाब का जो रीजन था वहां पर हिंदू शाही वंश का शासन था और इसकी राजधानी उद्भांडपुर थी। ठीक है, अब आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ कि हिंदू शाही राजवंश जो है उसकी स्थापना किसने करी थी। ठीक है, मैं बता चुका हूँ आपको राजपूत वाली में। तो हिंदू शाही वंश की स्थापना किसने करी, कमेंट करके बताओ मुझे। द हिंदू शाही डायनेस्टी रूल्ड ओवर काबुल एंड पंजाब, देयर कैपिटल वाज उद्भांडपुर, ऑल्सो कॉल्ड वहिंद। ठीक है, ये उनकी राजधानी थी। शाही वंश का शासन था जब तुर्की आक्रमण हो रहे थे। Subuktigins son Mahmud of Ghazni ascended the throne in 998 after killing his younger brother Ismail। ठीक है, अपने बड़े भाई इस्माइल की जो है हत्या करके, ये इसका भाई था इस्माइल, तो इस्माइल की हत्या करने के बाद में महमूद गजनी जो है ये गद्दी पर बैठता है। और जब ये गद्दी पे बैठा तो अपनी अपनी सत्ता को जो उसने जो संभाला था उसको मान्यता दिलवाने के लिए, मतलब सारे मुस्लिम जो हैं उसकी जनता जो है उसको स्वीकार करे, ठीक है, उसको अपना राजा माने, उसके लिए उसने क्या किया, उसने खलीफा से अपनी जो सत्ता है उसको मान्यता दिलवाई, उसको अधिकार पत्र लिया अपना प्राप्त किया था। तो महमूद गजनी ने अमीन उल मिल्लत मुसलमानों का संरक्षक और यमीन उद दौला की उपाधियां बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह से प्राप्त करी थी। खलीफा ने उसको, जो अल कादिर बिल्लाह उस टाइम पे खलीफा था बगदाद का, ठीक है, अब 998 का समय है तो अब्बासी खलीफा है ये। ठीक है, अ, अल कादिर बिल्लाह था, उसने उसको जो है अधिकार पत्र दिया और उसकी सत्ता को स्वीकार किया। ठीक है, और अमीन उल मिल्लत और यामीन उद दौला जो साम्राज्य का दाहिना हाथ और अमीन उल मिल्लत मुसलमानों का संरक्षक आदि उपाधियां उसने दी अल कादिर बिल्लाह ने। ठीक है, महमूद गजनवी ने बाद में जो है अपने खुतबों में जो है खलीफा के नाम को सम्मिलित करवाया था और पढ़वाया। द महमूद ऑफ गजनी रिसीव्ड द टाइटल्स अमीन उल मिल्लत प्रोटेक्टर ऑफ मुस्लिम्स एंड द यमीन उद दौला राइट हैंड ऑफ द एम्पायर। कौन से एम्पायर का दाहिना हाथ, तो खलीफा के एम्पायर का दाहिना हाथ। ठीक है, ठीक है, साम्राज्य का दाहिना हाथ क्यों कहा है, क्योंकि जो खलीफत का साम्राज्य था उसके राइट हैंड साइड का जो एरिया था वो इसने कैप्चर कर रखा हुआ था और अल कादिर बिल्लाह का। ठीक है, महमूद वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर इन इस्लामिक हिस्ट्री टू अडॉप्ट द टाइटल ऑफ सुल्तान। महमूद जो है इस्लामी इतिहास में पहला मुस्लिम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण करी थी। तो सुल्तान की उपाधि सबसे पहले किसने जो है अपनाई थी, किसने अडॉप्ट किया था सुल्तान के टाइटल को, तो वो था महमूद ऑफ गजनी, महमूद गजनवी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कब किया था, जब सामान्य एम्पायर के ही उसका गजनवी एम्पायर है उसको जब जीत रहा था वो, तभी सिस्तान के राजा खलफ बिन अहमद अपने एम्पायर को एक्सपेंड कर रहा था, है ना। तो सिस्तान के राजा खलफ बिन अहमद को हराने के बाद में उसने क्या किया, सुल्तान की उपाधि जो है वो धारण की थी। ये आपको याद रखना है। तारीख गुजीदा के अनुसार, तारीख एक गुजीदा बुक है, इसके अनुसार सिस्तान के राजा खलफ बिन अहमद को हराने के बाद में करी थी उसने। अकॉर्डिंग टू तारीख गुजीदा, आफ्टर डिफीटिंग खलफ बिन अहमद द रूलर ऑफ द सिस्तान, महमूद अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ सुल्तान। गजनवी क्रॉस्ड द खैबर पास टू इन्वेड इंडिया। ठीक है, खैबर दर्रे को पार करके वो भारत में आया था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी खैबर दर्रे से भारत आया था। ठीक है, आपको याद रखना है। महमूद के आक्रमण के समय भारत की जो स्थिति थी वो कैसी थी, जो सिचुएशन थी भारत में, कहाँ कहाँ कौन कौन से राज्य थे, है ना।
कोई एक शक्ति तो उस टाइम पे थी नहीं जब गुर्जर प्रतिहारों के बाद का समय आता है। एक नहीं थे, काफ़ी सारे राजपूत किंगडम्स उस समय थे। तो उस समय कश्मीर में जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, उस समय कश्मीर में, क्योंकि 1001 में आक्रमण किया था, तो उस समय कश्मीर में रानी दिद्दा का शासन था। ठीक है, कश्मीर में कौन था? रानी दिद्दा। कन्नौज में किसका शासन था? प्रतिहार राजा था राज्यपाल, जिसका कन्नौज में शासन था। ठीक है, जो पराजित हुआ था, फिर बाद में राज्यपाल को मार दिया था विद्याधर ने कि तू पराजित हो गया, मतलब बिना युद्ध किए भाग गया था। बंगाल में उस समय पाल शासक महिपाल का शासन था जब महमूद गजनबी का आक्रमण हुआ था। ठीक है, चंदेल राजा विद्याधर था, ये मैं बता चुका हूँ। 1019-20 में चंदेल जो कालिंजर पर उसने आक्रमण किया था, उस टाइम पे विद्याधर राजा था। और विद्याधर वाज अटैक्ड इन, मतलब चंदेल राजा जो विद्याधर था उस पे 1019-20 में आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने, लेकिन वो उसको पराजित नहीं कर पाया था, है ना। दोनों के बीच में संधि हो गई थी, पराजित नहीं कर पाया था विद्याधर को वो, महमूद गजनवी। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो उस समय परमार राजा थे। परमार राजा भोज का शासन था। ठीक है, परमार राजा भोज का शासन था। भोज जो है वो उस समय महमूद गजनवी के समकालीन है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो चोल राज्य में उस समय राजराज फर्स्ट और राजेंद्र फर्स्ट का राज जो है शासन चल रहा था। ठीक है, सॉरी, राजेंद्र फर्स्ट का शासन। तो ये स्थिति थी भारत की उस समय। परमार राजा थे, भोज, है ना, राजराज फर्स्ट और राजेंद्र फर्स्ट ये चोलों में थे। कन्नौज में, कश्मीर में देखो जब पहला आक्रमण हुआ उस समय रानी दिद्दा का शासन था, लेकिन जब वो कश्मीर पे आक्रमण करता है उस टाइम पे जो है चेंज हो जाता है, इनका भतीजा जो है वो आ जाता है, संग्राम सिंह। महमूद फर्स्ट इन्वेजन ऑफ इंडिया वाज अगेंस्ट हिंदू शाही रूलर जयपाल। 1001 में उसने पहला आक्रमण किया था हिंदू शाही राजा जयपाल पर, जब जयपाल को पराजित किया उसने। 1000, देखो उसके 17 आक्रमण थे, कितने थे? महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, अब 17 पूरे याद करना तो जरूरी नहीं है, जो इंपोर्टेंट थे वो मैंने इसमें लिख लिए हैं। 1004-5 में महमूद ने मुल्तान पर आक्रमण किया था। उस समय मुल्तान में सिया करमाती संप्रदाय का अनुयायी अब्दुल फतेह दाऊद का शासन था। अब्दुल फतेह दाऊद पराजित हुआ था जब उसने आक्रमण किया। महमूद अटैक्ड मुल्तान विच वाज रूल्ड बाय अब्दुल फतेह दाऊद, अ फॉलोअर ऑफ द सिया करमाती सेक्ट। ठीक है, और ये अब्दुल फतेह दाऊद पराजित हुए थे। 1008 में उसने फिर आक्रमण किया, और भी आक्रमण थे। 1008 में उसका आक्रमण, महमूद लॉन्च्ड हिज सिक्स्थ कैंपेन, ये उसका छठवां आक्रमण था, और अगेंस्ट द हिंदूशाही रूलर आनंदपाल, आनंदपाल पर उसका छठवां आक्रमण था। और यह पंजाब पर दूसरा आक्रमण था, क्योंकि पहला आक्रमण 1001 में उसने किया था जयपाल पर, ये पंजाब पर उसका दूसरा आक्रमण था, जिसमें छाछ के युद्ध में 1008 में, ठीक है, छाछ का युद्ध कहता है उसको, छाछ का युद्ध हुआ था 1008 में। हिंदू शाही राजा आनंदपाल था उस समय, और महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। वेहंद के मैदान में आनंदपाल पराजित हुआ था। ठीक है, और आनंदपाल पराजित हुआ 1008 में। छाछ का युद्ध हुआ था महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच में। इसी छाछ के युद्ध में उसने जो है एक संगठन बनाया था। इस युद्ध में प्रतिहार राजा राज्यपाल व चंदेल शासक गंड ने आनंदपाल की सहायता करी थी। ठीक है, तो प्रतिहार राजा राज्यपाल ने और चंदेल शासक गंड ने जो है हेल्प करी थी आनंदपाल की, फिर भी आनंदपाल जो है वो पराजित हुआ था छाछ के युद्ध में 1008 में। ठीक है, याद रखना है। इन द बैटल प्रतिहार रूलर राज्यपाल एंड द चंदेला रूलर गंड सेंड ट्रूप्स टू असिस्ट आनंदपाल। 1009 में महमूद कंक्यूर्ड नारायणपुर इन अलवर, अलवर राज्य में स्थित नारायणपुर को जीता उसने 1009 में। 1008 में उसने छाछ का युद्ध किया।
1014 में महमूद ने थानेश्वर को लूटा। मैं इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट उसकी विजय हैं वो बता देता हूँ आपको। तो 1014 में उसने थानेश्वर को जीता। 1015 में कश्मीर कश्मीर में उसने आक्रमण किया था। लेकिन ये उसकी, वैसे देखो महमूद गजनवी कभी पराजित नहीं हुआ, लेकिन जब उसने कश्मीर पर आक्रमण किया तो उस टाइम पे वो पराजित हुआ था। In 1015, Mahmud failed in his attempt to capture the Lohkot fort in Kashmir. दिस वाज महमूद गजनीज फर्स्ट डिफीट। ठीक है, ये महमूद गजनवी की पहली पराजय थी जब वो हारा था। इससे पहले वो कभी नहीं हारा, जीतता गया था हमेशा। ठीक है, तो इसमें हारा। और इस समय कश्मीर का राजा कौन था? तो इस समय कश्मीर का राजा था लोहार वंश का संग्राम राज। ठीक है, संग्राम राज इस समय कश्मीर का राजा था, तो ये आपको याद रखनी है। इसके बाद मैं अगर बात करूं तो उत्वी डिस्क्राइब द ग्रैंड्योर ऑफ मथुरा। मथुरा का जो वैभव है उसके बारे में उत्वी लिखता है, स्टेटिंग दैट महमूद सो अ सिटी हुज स्प्लेंडर वाज लाइक हेवन। महमूद ने एक ऐसा शहर देखा था जिसका वैभव जो है वो स्वर्ग के समान था, है ना। ये उत्वी जो है मथुरा के बारे में बताता है, जब उसने मथुरा पर जो है आक्रमण किया था। मथुरा पर आक्रमण उसने कब किया? 1018 में। ठीक है, मथुरा कृष्ण का जन्मस्थान होने के कारण मथुरा को हिंदुओं का बेथलहेम कहा जाता है। मथुरा इज कॉल्ड बेथलहेम ऑफ हिंदूज। मथुरा पर कब आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने? 1018 में महमूद इन्वीडेड मथुरा एंड कन्नौज। ठीक है, 1018 में महमूद ने मथुरा पर और कन्नौज पर आक्रमण किया। 1019-20 में कालिंजर बुंदेलखंड में महमूद के विरुद्ध चंदेल शासक विद्याधर ने राजाओं का एक संघ बनाया था। जब उसने आक्रमण किया तो जो विद्याधर था उसने राजाओं का संघ बनाया। उसमें शाही वंश का त्रिलोचन पाल था और प्रतिहार राजा त्रिलोचन पाल, मतलब दोनों त्रिलोचन पाल थे। और शाही वंश और का त्रिलोचन पाल और था विद्याधर। 1019-20 में जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया कालिंजर पर, है ना, लेकिन वो उसको डिफीट नहीं कर पाया था। इस वाले जो अलायंस बना था उसका, इसको डिफीट नहीं कर पाया था महमूद गजनवी। संधि हुई थी दोनों के बीच में। तो चंद्रशेखर विद्याधर formed a coalition of kings against Mahmud at the Kalinjar. This alliance included Pratihar ruler Tilochan Pal of Kannauj and Hindu Shahi त्रिलोचन पाल। ठीक है, तो इसमें संधि हुई थी, विद्याधर को पराजित नहीं किया था उसने। इन 125 सॉरी 1025 सीई, 1025 ईस्वी में महमूद ऑफ गजनी अटैक द सोमनाथ टेम्पल। 1025 में उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। प्लंडर्ड इट्स वेल्थ एंड डिस्ट्रॉयड इट। एट दैट टाइम भीम फर्स्ट वाज द रूलर ऑफ गुजरात चालुक्य डायनेस्टी। ठीक है, भीम फर्स्ट ने इसका मुकाबला नहीं किया था और ये वहां से भाग गया था। फिर 1026 में ये सोमनाथ मंदिर का जो है पुनर्निर्माण करवाता है, उसकी मरम्मत करवाता है। ठीक है, 1026 में कौन कराता है? भीम फर्स्ट। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो सोमनाथ मंदिर पर 1025 में आक्रमण किया। इन 1027 महमूद लॉन्च्ड हिज फाइनल इन्वेजन ऑफ इंडिया अगेंस्ट द जाट्स ऑफ सिंध। ठीक है, महमूद ने अ, अंतिम और आखिरी जो अपना जो आक्रमण है वो जाटों के विरुद्ध किया। सिंध के जाटों के विरुद्ध महमूद ने किया था भारत पर अंतिम आक्रमण। ठीक है, 1027 में जाटों के विरुद्ध, और जाटों को हराया था उसने। ठीक है, महमूद एंड हिज सक्सेसर मसूद एम्प्लॉयड हिंदूज इन लार्ज नंबर्स। महमूद ने और उसके उत्तराधिकारी मसूद ने हिंदुओं को बड़ी संख्या में जो है रोजगार दिए थे, उनको अपॉइंट किया था। उनमें दो हिंदुओं के नाम मिलते हैं जो कि हायर रैंक्स पे थे, जिनको अच्छी पोस्ट दी गई थी उस समय। तो हाफ ऑफ मसूद्स आर्मी comprised हिंदूज इन विच सेवंत राय एंड तिलक वाज अपॉइंटेड टू हाई पोजीशंस। ठीक है, तो मसूद जो था उत्तराधिकारी महमूद गजनवी का, उसकी तो आधी सॉरी उसकी तो जो आधी सेना थी वो आधी हिंदू थे, है ना। उनमें दो लोग जो सेवंत राय और तिलक थे वो अपने उच्च पदों पर थे, है ना। तो ये आपको याद रखना है, महमूद गजनवी और उसका उत्तराधिकारी हुआ मसूद। अब देखो एक चीज अपना जो दिमाग में लगाते चलो,
जो महमूद गजनवी था, जो इंडिया पर आक्रमण कर रहा था, ऐसा नहीं था कि अकेला इंडिया में ही आक्रमण कर रहा था, है ना। क्योंकि उसने जो है, मशहूद है, उसने 1011 में गौर पर आक्रमण किया था। गौर प्रदेश वही जहाँ मोहम्मद गौरी है, जो बाद में आएगा, है ना। होता है, मतलब है नहीं, ठीक है। तो वहां पर भी आक्रमण कर रहा था महमूद गजनवी, क्योंकि गौर प्रदेश था वो, जो है गजनी की अधीनता को स्वीकार नहीं कर रहा था, ठीक है। तो वहां पर भी आक्रमण चल रहे थे, इधर ये इंडिया में भी आक्रमण कर रहे थे, ठीक है। तो मशहूद और महमूद गजनवी गौर में भी आक्रमण कर रहे थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। महमूद गजनवी के दरबार के विद्वान, उसके दरबार में एक तो फेमस विद्वान है अल बरूनी, जिससे क्वेश्चंस बनने की संभावना पूरी रहती है, मतलब बनते ही बनते हैं। अल बरूनी, हिज टाइटल वाज अबू रेहान, इसका जो मूल नाम कह सकते हैं, उपनाम था अबू रेहान। अल बरूनी वाज द फर्स्ट मुस्लिम स्कॉलर टू लर्न संस्कृत एंड स्टडीड द गीता एंड पुराणास, ठीक है। पहला मुसलमान था ये अल बरूनी, जिसने संस्कृत सीखी थी और गीता एवं पुराणों का अध्ययन किया था। अगर क्वेश्चन आए कि पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन था, पहला मुसलमान कौन था, तो वो था अल बरूनी, ठीक है, याद रखना है। अल बरूनीज अरेबिक वर्क किताबुल हिंद, ये अरबी भाषा में है, ठीक है, याद रखना है। किताबुल हिंद या फिर जो है जो किताबुल हिंद है वो अरबी भाषा में है। और एज एन इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्स ऑफ दैट टाइम, उस समय का जो है एक एक महत्वपूर्ण इतिहास का स्रोत माना जाता है अल बरूनी की किताबुल हिंद जो है उसको, ठीक है। तहकीक ए हिंद भी इसको बोला जाता है, तहकीक ए हिंद, किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद, ठीक है, याद रखना। तहकीक ए हिंद, ठीक है। दिस बुक इज कॉल्ड द मिरर ऑफ द 11th सेंचुरी इंडिया, 11वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा जाता है ये। जो तहकीक हिंद है ये, इसमें भारत के भूगोल के बारे में, ठीक है, भारतीय समाज के बारे में, भारत के भूगोल के बारे में, ठीक है, विस्तार से जानकारी मिलती है इन सब के बारे में इसमें, तहकीक हिंद में, ठीक है। एडवर्ड सचाऊ ट्रांसलेटेड किताबुल हिंद इनटू इंग्लिश इन 1888, 1888 में एडवर्ड सचाऊ ने इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, तहकीक हिंद का। और रजनीकांत शर्मा ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी इन 1967, 1967 में हिंदी में इसका ट्रांसलेशन किया रजनीकांत शर्मा ने। अल-बरूनी was Mahmud's royal astrologer and he came to India with the Mahmud in 1018 and 19, staying in staying here for 10 years. यहाँ वो 10 साल तक रहा था। अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ में आया था। महमूद गजनवी का जो है रॉयल एस्ट्रोलॉजर था, वो राज ज्योतिष था महमूद गजनवी का, अल-बरूनी। और 1018 और 19 में महमूद गजनवी के साथ में वो भारत आया और यहाँ पर 10 साल तक वो रहा और उसने जो है शिक्षा ली थी यहाँ पर, अध्ययन किया, उसने गीता पुराणों का अध्ययन किया। According to Al-Baruni, there were 8 outcast groups below the four-fold Varna system called अल्लम गल्लम, ठीक है। तो इसने बताया कि जो वर्ण व्यवस्था है, चतुर्वर्ण व्यवस्था, उसके नीचे भी 8 अंत्यज हैं, अछूत जातियां हैं, जिन्हें अल्लम गल्लम कहा जाता है, ठीक है। अल-बरूनी ने बताया था। कौन सी बताई थी उसने? धोबी, मोची, कुम्हार, जादूगर, नाविक, नाविक यानी कि जो फिशर वो थे, बोटमैन्स, मछुआरे, फिशरमैन्स, जुलाहा, वेवर्स और हंटर्स, ये 8 जातियां थीं जो कि अ, अंत्यजों में आती थी, चतुर्वर्ण व्यवस्था के नीचे थे। इसके अलावा चांडालों का भी वो उल्लेख करता है, चांडाल, ठीक है, चांडालों का भी उल्लेख करता है जो कि समाज से बाहर थे। According to Al-Biruni, Vikramshila, Nalanda, Kashmir and Varanasi were major educational centers at that time. शिक्षा के महान केंद्र हुआ करते थे ये जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। तो अल बरूनी ने इसका भी विवरण दिया है अपनी बुक में, ठीक है, किताब उल हिंद में। तो ये याद रखने हैं कौन से हैं, विक्रमशिला, नालंदा, कश्मीर और बनारस जो है
महमूद गजनवी के आक्रमण के समय शिक्षा के केंद्र थे। सिद्ध मातृका वाज द मोस्ट पॉपुलर स्क्रिप्ट इन कश्मीर, वाराणसी एंड कन्नौज एट दैट टाइम। उस समय काफ़ी फेमस जो है स्क्रिप्ट लिपि थी सिद्ध मातृका। सिद्ध मातृका बौद्धों की लिपि थी, ठीक है, बौद्धों की। बौद्धों की लिपि थी सिद्ध मातृका। इसके अलावा दूसरे उसके जो इम्पोर्टेंट उसके दरबार में थे वो थे फिरदौसी। इसने जो है फारसी भाषा में शाहनामा, फिरदौसी ने शाहनामा की रचना करी फारसी लैंग्वेज में। फिरदौसी इज कॉल्ड द होमर ऑफ द पर्शियन। फारसी होमर, फारस का होमर या फारसी का होमर कहा जाता है किसको? फिरदौसी को, ठीक है। मतलब फिरदौसी ने शाहनामा लिखा तो कहा जाता है महमूद गजनवी ने कि उससे वायदा किया था कि आप जो है मतलब मेरे लिए एक एक जो है ग्रंथ लिखो और फिर मैं आपको उसके बदले में 60,000 जो है सोने की दीनारें दूंगा। और फिर बाद में उसने अपना वादा पूरा नहीं किया था। कहते हैं कुछ कहते हैं उसने पूरा नहीं किया, कुछ कहते हैं उसने चांदी की मोहरें दी। तो फिर बाद में अंतिम समय में ये काफ़ी दुखी हुआ था फिरदौसी, और उसने फिर बाद में इसकी जो है बुराई में काफ़ी सारी कविताएं लिखी थी महमूद गजनवी की बुराई में, फिरदौसी ने, है ना। स्टार्टिंग में फिरदौसी ने शाहनामा उसके लिए लिखा था। तीसरा बैहाकी है, ये भी महमूद गजनवी के दरबार में थे। ही रॉट तारीख शुबुक्तगीन, इसने तारीख शुबुक्तगीन की रचना करी। बैहाकी, लेनपुल ने बैहाकी को पूर्व का पेप्स, लेनपुल कॉल्ड बैहाकी द पेप्स ऑफ ईस्ट, ठीक है। तो पूर्व का पेप्स कहा जाता है बैहाकी को, ये भी महमूद गजनवी के दरबार में था। अलबरूनी हो गया, फिरदौसी हो गया, बैहाकी हो गया, उतबी हो गया, उतबी काफ़ी फेमस है। और ही रॉट अ तारीख ए यामिनी, तारीख ए यामिनी की रचना करी उतबी ने, ठीक है। तारीख ए यामिनी, इसको किताबुल यामिनी भी बोला जाता है, ठीक है। इसकी रचना किसने करी थी? उतबी ने करी थी। ये भी महमूद गजनवी के दरबार में थे। अन्य विद्वान हैं इसके दरबार में महमूद गजनवी के में, वो थे कौन से? फराबी, तूसी और उसरी। फराबी, तूसी, उसरी, ये भी जो है दीज स्कॉलर्स वर आल्सो प्रेजेंट इन द महमूद गजनवीज कोर्ट। ये भी उसके दरबार में थे। तो कौन से विद्वान हो गए? अलबरूनी हो गया, फिरदौसी हो गया, बैहाकी हो गया, उतबी हो गया, फराबी, तूसी, उसरी। मतलब वो विद्वानों का इतना बड़ा संरक्षक था, क्योंकि जब उसने गौरी जो साम्राज्य था उस पर आक्रमण किया ना, अभी मैंने बताया ना 1011 में गौरी साम्राज्य पर भी आक्रमण किया, तो वहां भी उसने अपना प्रसार प्रसार किया और विद्वानों को संरक्षण दिया था। तो काफी विद्वानों का संरक्षक और वैसा राजा था महमूद गजनवी, ठीक है। उसके बाद में गजनवी के आक्रमणों के परिणाम क्या हुए? तो महमूद गजनवी ने जो आक्रमण किए थे वो एक तरीके से धावा मात्र ही था, मतलब लूट वगैरह, लूट मचा दी थी उसने हर जगह। पैसा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बटोरना था उसका, कि यहाँ से पैसा बटोर के ले जाए और गजनी में जो अपना साम्राज्य उसने बनाया है वहाँ पर जा करके और अपने साम्राज्य का संचालन चला सके। एज द रिजल्ट ऑफ गजनवी द इन्वीजन, लाहौर बिकेम द सेंटर ऑफ पर्शियन कल्चर। फारसी जो संस्कृति था उसका जो है केंद्र बन गया था लाहौर। फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था लाहौर, गजनवी ने आक्रमण किए थे उस समय। द लास्ट रिजल्ट ऑफ महमूद इन्विजन वाज द पंजाब केम अंडर द टर्किश कंट्रोल, ठीक है। पंजाब जो है वो तुर्की जो है कंट्रोल में आ गया था, क्योंकि उसने पंजाब को जीत लिया था हिंदू शाही वंश के राजाओं से, है ना, आनंद पाल से, त्रिलोचन पाल से, तो जीत लिया था पंजाब को। और पंजाब में जो अंतिम जो बाद में जाकर के जो राजा होता है इनका, वो उसको हराने के बाद में फिर मोहम्मद गौरी आता है, ठीक है। तो पंजाब में इनका रूल रहता है, ठीक है। पंजाब जो एरिया था उसमें इनका रूल स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है। महमूद कोर्ट पोइट फारूकी मेंशन्ड दैट द निगार खाना, फारूकी ने निगार खाना, महमूद जो उसका दरबारी था, कवि था फारूकी, महमूद गजनवी का दरबारी, उसने निगार खाना का उल्लेख किया है, लाहौर में बनवाए गए निगार खाना का उल्लेख किया है, ठीक है। निगार खाना एक जो है इमारत है जो बनवाई महमूद गजनवी ने, उसका उल्लेख करता है कौन? फारूकी। और निगार खाना में उसका पोर्ट्रेट रखा हुआ है, इस चीज़ की भी जो है जानकारी देता है। महमूद ऑफ गजनी इज नॉन एज बुत शिकन, द ब्रेकर ऑफ आइडल्स, द ब्रेकर ऑफ आइडल्स, ठीक है, इसको याद रखना। बुत शिकन कहा जाता है महमूद गजनवी को,
ब्रेकर ऑफ आइडल्स किसको कहा जाता है? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, ठीक है। ब्रेकर ऑफ आइडल्स बुत शिकन कहा जाता है। मूर्ति भंजक, इसका हिंदी अर्थ होगा मूर्ति भंजक। सॉरी। ठीक है, मूर्ति भंजक कहा जाता है किसको? महमूद गजनवी को। ये आपको याद रखने हैं। द लास्ट रूलर ऑफ द गजनविद डायनेस्टी इन लाहौर एंड पंजाब वाज मलिक खुसरो। ठीक है, मलिक खुसरो लास्ट रूलर था। खुसरो मलिक कह लो या मलिक खुसरो कह लो। तो खुसरो मलिक जो है लास्ट रूलर था गजनवी वंश का, जो कहाँ पर था? लाहौर और पंजाब वाले रीजन में। ठीक है, लास्ट रूलर था गजनवी वंश का, क्योंकि खुसरो मलिक को जो है हराने के बाद में 1179 में गौरी ने इसको पराजित किया और फिर इसको बंदी बना लिया था। और इसके बाद में वो गौरी जो है एंट्री करता है इंडिया में। तो गौरी ने जब आक्रमण किया तो लाहौर में जो राजा था खुसरो मलिक, उसको हराया था। लाहौर का खुसरो मलिक किस वंश का था? गजनवी वंश का। जो महमूद गजनवी जो यहाँ पर स्टेबलाइज करके गया था उसको लाहौर और पंजाब वाले के क्षेत्र में, उसको हराने के बाद में फिर गौरी आता है। लेटर इन 1192 ही डेड इन गौरीज कैप्टिविटी। बाद में 1192 में गौरी की कैद में उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? किसकी? मलिक खुसरो की। ठीक है, खुसरो मलिक की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ तक था गजनवी एम्पायर। ठीक है, गजनी के बाद में आता है शिहाबुद्दीन और मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। अभी तक जो गजनी था वो हमने पढ़ा। गजनी आया, ठीक है, गजनी ने महमूद गजनवी, और उसने हिंदू शाही वंश के राजाओं को पराजित किया, भारत में लूट मार मचाई। ठीक है, और सोमनाथ मंदिर को लूटा, विद्याधर को हराया, कन्नौज के राजाओं को हराया, मथुरा में, थानेश्वर में, कश्मीर में, हर जगह उसने आक्रमण किए। ठीक है, लेकिन वो कहीं भी मतलब अपना जो राज्य है वो स्टेबलाइज नहीं कर पाया था। ठीक है, बाद में जो उसका जो अगर कह सकते हैं तो जो प्रभाव रहा, स्थायी प्रभाव, वो कहाँ पर रहा था? लाहौर में और पंजाब में। ठीक है, लाहौर पंजाब में वो अपना प्रतिनिधि नियुक्त करके चला गया था। ठीक है, तो लास्ट जो प्रतिनिधि था उस एरिया में लाहौर पंजाब में उनका गजनवी वंश का कौन सा था? मलिक खुसरो, खुसरो मलिक। इस खुसरो मलिक को हराने के बाद में मोहम्मद गौरी भारत में आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब समझते हैं शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। अभी देखो, गौरी की हिस्ट्री समझने से पहले थोड़ा सा इसके वंश को समझ लेते हैं। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी जो है वो संसवनी वंश का था। देखो, गौरी जो संसवनी वंश का था, तो संसवनी वंश का जो प्रथम पुरुष है वो किसको माना जाता है? प्रथम पुरुष माना जाता है जुहाक को। जुहाक इस वंश का जो है पहला पुरुष माना जाता है, संचवनी वंश का। जुहाक के बाद में इस वंश में होता है संशव, जिसके नाम से ये वंश चलता है। ठीक है, संशव। अब जुहाक हो गया, संशव हो गया। संशव के बाद में मोहम्मद बिन सूरी एक मेन इंपोर्टेंट राजा हैं, जो कि सुबुक्तगीन और महमूद गजनवी का समकालीन था। ठीक है, मोहम्मद बिन सूरी, मोहम्मद बिन सूरी, इस पर सुबुक्तगीन ने भी आक्रमण किया था और इस पर महमूद गजनवी ने भी आक्रमण किया था। ठीक है, तो मोहम्मद बिन सूरी जो है वो महमूद गजनवी और सुबुक्तगीन का समकालीन था। तो इस पर महमूद गजनवी ने भी आक्रमण किया। और उसके बाद में मसूद आता है महमूद गजनवी के बाद में, तो मसूद ने भी जो है इस पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन सूरी पर। ठीक है, तो मोहम्मद बिन सूरी के बाद में इस वंश का एक इम्पोर्टेंट राजा होता है जिसका नाम था ईजुद्दीन हुसैन। सॉरी, ईजुद्दीन हुसैन। ठीक है, स्टार्टिंग से समझ रहे हैं। तो जुहाक पहला राजा, उसके बाद में संशब जिसके नाम से ये वंश चला। मोहम्मद बिन सूरी जो सुबुक्तगीन और महमूद गजनवी के समय गौरी में शासन कर रहा था, क्योंकि उन्होंने सुबुक्तगीन ने और महमूद गजनवी ने, मसूद ने आक्रमण किए थे गौरी पर, गौरी साम्राज्य पर, गौरी क्षेत्र पर, गौर क्षेत्र पर। तो उस समय ये राजा शासन कर रहा था। फिर एक इम्पोर्टेंट राजा है इस वंश का, वो है इजुद्दीन हुसैन। इसके 7 बेटे थे, ये बड़ा महत्वपूर्ण राजा है। इसके 7 बेटों को 7 सितारे, गौर के इतिहास में इसके 7 बेटों को 7 सितारे कहा जाता है।
7 सितारे थे इसके। ठीक है, 7 बेटे थे जो 7 सितारों के नाम से जाने जाते थे। उन्हीं 7 सितारों में से एक था अलाउद्दीन। ठीक है, जिसने उसका गजनी गजनवी वंश के बहाउद्दीन को मारा। ठीक है, किसने? अभी देखो, सीधा सीधा समझ लो, कंफ्यूजन बहुत हो जाती है। इजुद्दीन हुसैन के 7 सितारे। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। उन 7 सितारों में से सबसे छोटा था कौन? अलाउद्दीन। तो अभी अलाउद्दीन पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ समझ गए अलाउद्दीन। द सेंटर ऑफ द गुरिद एम्पायर वाज नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान। ठीक है, तो जो नॉर्थ वेस्ट का जो अफगानिस्तान का जो रीजन था, वो गौरी एम्पायर था, मतलब गौरियों का जो केंद्र था। और मोहम्मद गौरी बिलोंग टू गुरिद डायनेस्टी। गुरिद डायनेस्टी या संसबनी डायनेस्टी। ठीक है, संसबनी। ठीक है, संसबनी डायनेस्टी। बिफोर कन्वर्टिंग टू इस्लाम द पीपल ऑफ द गौर रीजन वर बुद्धिस्ट। देखो, मैंने बताया ना, देखो गौर पर जो आक्रमण किए थे इस्लाम प्रचार के लिए, किसने? सुबुक्तगीन ने, महमूद गजनवी ने। तब वहां जाकर के जो है मुस्लिम प्रचार प्रसार हुआ, मुसलमानों का जो है मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट किए गए वहां के लोग, गौर के लोग। ठीक है, उससे पहले गौर के लोग जो थे वो जो है बौद्ध मतावलंबी थे, और वो भी महायान शाखा के। ठीक है, महायान शाखा के बौद्ध मतावलंबी थे गौर के लोग, मुसलमान बनने से पहले। ठीक है, तो मुसलमान कैसे बने? जब सुबुक्तगीन ने और महमूद गजनवी ने गौर पर आक्रमण किए थे, तब उन्होंने जो है कन्वर्जन किया इनका। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि गौर प्रदेश के जो लोग थे वो शुरुआत में बौद्ध मतावलंबी थे। ठीक है, बाद में वो मुस्लिम में कन्वर्ट किए गए थे। इनिशियली गौरीज वर अंडर द रूल ऑफ गजनी। ठीक है, ये तो मैं बता चुका हूँ। जब जो है गजनी एम्पायर जो था, पूरा जो गजनी एम्पायर था, ठीक है, ये इंडिया है मान लो, ये सिंध है, सॉरी नीचे आएगा, ये सिंध है, ये कश्मीर है। तो ये जो गजनी एम्पायर है, इसी गजनी एम्पायर में छोटा सा एरिया था उस टाइम पीरियड पर गौरी का, गौर प्रदेश जिसको बोलते थे। इस जो गौर प्रदेश है ना, ये गौर प्रदेश पहले गजनी के अधीन ही था। ठीक है, अब इस गौर प्रदेश में अधीन था, लेकिन जब अलाउद्दीन आता है तो अलाउद्दीन जो गजनी के राजा को बहाउद्दीन गजनवी को मार देता है। बहाउद्दीन। ठीक है, गजनी के राजा बहाउद्दीन को मार देता है कौन? गौर प्रदेश का अलाउद्दीन। जब अलाउद्दीन इसको मार करके और जो गजनी की गद्दी पर अधिकार कर लेता है, अलाउद्दीन, याद रखना, अलाउद्दीन बहाउद्दीन गजनवी को मार करके और गजनी पर अधिकार कर लेता है, और जो फिर पूरा जो गजनी साम्राज्य था वो गौरी वंश के अधीन आ जाता है, संशवनी वंश के अधीन आ जाता है। तो शुरुआत में वो गजनी के अधीन थे, गौरी जो है वो शुरुआत में गजनी के अधीन थे। देयर पावर बिगेन टू ग्रो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलाउद्दीन। ये वो अलाउद्दीन है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 7 सितारे मैं बता चुका हूँ, ईजुद्दीन हुसैन के 7 सितारे। उन 7 सितारों में सबसे छोटा था अलाउद्दीन। ठीक है, अलाउद्दीन ने गजनवी वंश के राजा बहाउद्दीन, गजनवी वंश के सुल्तान बहाउद्दीन गजनवी को मार दिया। अलाउद्दीन ने इसको क्यों मारा था? क्योंकि बहाउद्दीन ने सैफुद्दीन सूरी अलाउद्दीन का बड़ा भाई था, 7 सितारों में से ही एक था। उस सैफुद्दीन को बहाउद्दीन ने मार दिया था। अब बहाउद्दीन ने जब सैफुद्दीन को मार दिया, तो इसका बड़ा भाई था, इसको गुस्सा आया और इसने बहाउद्दीन को मार दिया। बहाउद्दीन की मार के और गजनी पर अधिकार कर लिया। तब इसने अपनी शक्ति को एक्सपेंड करना शुरू किया। तो ये आपको याद रखना है। इन 1155, 1155 में अलाउद्दीन हुसैन ऑफ गौर attacked Ghazni, plundered it and completely destroyed it by earning him the title of जहांसोज। ठीक है, उसने जो है इतना क्रोध आया था उसको अपने भाई की मृत्यु पर कि इसने मेरे भाई को मारा, बहाउद्दीन ने। तो अलाउद्दीन ने जो है गजनी पर आक्रमण किया, और गजनी पर आक्रमण करने के बाद में उसने
जो है उसको बुरी तरह से गजनी में लूट मार मचाई। ठीक है, उसने आग लगा दी गजनी में, उसने आग लगा दी, आग लगाकर उसने जलाकर नष्ट कर दिया। और उसी जो है जितनी भी कब्र थी, ठीक है, मतलब उसने जो महमूद गजनवी था, महमूद गजनवी की कब्र को छोड़ के उसने सारी कब्रें, जो जितने पुराने शासक थे वहां के गजनी के, उन सब की कब्रों को खुदवा करके और उनमें आग लगवा दी उसने, अलाउद्दीन हुसैन ने। इसीलिए इसको जहां सोच भी कहा जाता है, विश्व को जलाने वाला इसका नाम पड़ गया था, क्योंकि इसने गजनी में आग लगा दी थी, सबको जला दिया था, महमूद गजनवी की कब्र को छोड़ दिया था बस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो अलाउद्दीन हुसैन काफी फेमस है, इन्हीं से फिर आगे चल के गौरी साम्राज्य बनेगा। ठीक है, अलाउद्दीन हुसैन ने गजनी पर आक्रमण किया और गजनी पर अधिकार कर लिया। 1163 में अलाउद्दीन हुसैन नेफ्यू, इसका भतीजा गयासुद्दीन गौर का शासक बनता है। गयासुद्दीन हुसैन गौर का शासक बना। ठीक है, अलाउद्दीन के बाद में उसका भतीजा गयासुद्दीन गौर का शासक बना, याद रखना। ये जो गयासुद्दीन है, इस गयासुद्दीन का भाई है मोहम्मद गौरी। ठीक है, गयासुद्दीन का छोटा भाई शिहाबुद्दीन गौरी, ठीक है, जिसने 1173 में गजनी को जीता था, उसका छोटा भाई था शिहाबुद्दीन गौरी। ठीक है, ये याद रखना है, गयासुद्दीन का छोटा भाई था मोहम्मद गौरी, जिसने 1173 में गजनी को जीता। अलाउद्दीन ने सिर्फ गजनी को जलाया था। ठीक है, गजनी पर आक्रमण किया था, उसको लूटा था, उसको जलाया था, लेकिन उसको अपने अंडर में नहीं लिया था। जब गयासुद्दीन राजा हुआ गौर प्रदेश में, ठीक है, तो गयासुद्दीन के समय पर जो है किसने गयासुद्दीन के समय शिहाबुद्दीन गौरी ने, मोहम्मद गौरी ने गजनी को जीता था 1173 में। तो मोहम्मद गौरी ने गजनी को जीता। गजनी को किसने जीता था? तो वो मोहम्मद गौरी ने जीता था 1173 में। इससे पहले अलाउद्दीन हुसैन ने उसको जलाया था, जिसके कारण उसका नाम जहां सोच पड़ गया था। तो 1173 में गजनी को जीता, ये आपको याद रखना है। अब 1173 में पहुंच गए, ठीक है, उसका सीधा का सीधा मतलब आक्रमण चल रहे हैं, अपना साम्राज्य एक्सपेंड करता हुआ जा रहा है, उसने गजनी को जीत लिया। ठीक है, गौरीज नेम वाज ऑल्सो शिहाबुद्दीन। शिहाबुद्दीन उसका जो है नाम था गौरी का। ठीक है, और though a sovereign ruler, Gauri considered himself subordinate to his elder brother गयासुद्दीन। ठीक है, मतलब उसने कभी भी अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया था। गौरी स्वतंत्र शासक होते हुए भी उसने स्वयं को अपने बड़े भाई के अधीन ही माना था, बड़े भाई की अधीनता ही मानता था। मतलब देख लो, भाई भाई में कितना प्यार है, इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हो गया, लेकिन फिर भी वो सत्ता के लिए नहीं मर रहा। समझ रहे हो? और ये भी मुसलमानों का ही एग्जाम्पल है। तो उसने अपने बड़े भाई गयासुद्दीन की ही अधीनता मानी हमेशा, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई। उसकी मृत्यु के बाद में उसने जो है गद्दी को संभाला था, तब तक वो अपने बड़े भाई के अधीन ही अपने आप को मानता था। आफ्टर गयासुद्दीन डेथ 1203, गौरी अडॉप्टेड द टाइटल मुइजुद्दीन एज एन इंडिपेंडेंट रूलर। देखो, 1203 तक की बात हो गई, उसने 1191 में तराइन का पहला, 92 में दूसरा, 94 में चंदावर का, ये सारे जो उसने युद्ध किए, उसने अपना प्रतिनिधि यहाँ पर ऐबक को बनाया, ये सारा जो काम था, अभी तक गयासुद्दीन के अधीन ही था। वो खुद राजा नहीं था, फिर इतने सारे काम हुए, है ना। 1203 में जब गयासुद्दीन की मृत्यु हुई, तब उसने जाकर के इंडिपेंडेंट रूलर, स्वतंत्र शासक के रूप में उसने उपाधि धारण करी थी मुइजुद्दीन की। ठीक है, तब मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी जो है उसका नाम पड़ा। मुइजुद्दीन की उपाधि उसने 1203 में धारण करी थी। ठीक है, जब उसके भाई की मृत्यु हुई थी। उसका भाई कौन था? गयासुद्दीन। ठीक है, गयासुद्दीन और मोहम्मद गौरी, ये भतीजे थे किसके? अलाउद्दीन के। अलाउद्दीन ने महमूद गजनी को जलाया, याद रखना। ठीक है, अलाउद्दीन ने क्यों जलाया? क्योंकि उसके भाई बहाउद्दीन को, उसके भाई सैफुद्दीन सूरी को किसने मारा था? बहाउद्दीन ने, जो गजनी का शासक था। तो ये सारा जो कहानी है वो चलती रहती है। ठीक है, तो 1203 में मर गया, मुइजुद्दीन की उपाधि धारण करी मोहम्मद गौरी ने। मिनहाज मिनहाज सिराज की तबकात नासिरी डिस्क्राइब्स गौरीज कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। गौरी के भारत पर विजय का जो विवरण है,
वो तबकात नासरी में मिलता है, ठीक है, मिनाज मिनाज उस सिराज की तबकात नासरी में। हम्म। गौरी के भारत पर आक्रमण के कारण क्या क्या थे कि उसने साम्राज्य की स्थापना करनी थी, उसको एक्सपेंड करना था अपने साम्राज्य को, तब उसने गजनी को जीता। धीरे धीरे उसने भारत पर आक्रमण किए, कई सारे आक्रमण किए और उन जगहों को जीतता गया। तुर्की राज्य की स्थापना करी गौरी ने भारत में, ठीक है। इस्लाम का प्रचार उसका एक कारण था। धन प्राप्ति, ठीक है, एक्विजिशन ऑफ वेल्थ, ये भी उसका एक कारण था। और बड़े भाई गयासुद्दीन से हुआ समझौता कि वह पूर्व की ओर साम्राज्य विस्तार करेगा, ये भी एक समझौता था। क्योंकि देखो, जब गयासुद्दीन गद्दी पर बैठा था तो गयासुद्दीन ने जो अपना ध्यान है वो वेस्ट की तरफ जो है कॉन्सेंट्रेट किया, जहाँ खुरासान वगैरह एम्पायर थे। उन ईरान की तरफ, इराक की तरफ जो है अपना साम्राज्य बढ़ाने का जो है सेना को संभाला, और उधर की तरफ जो है आक्रमण किए। लेकिन जो ईस्ट की तरफ का जो जो आक्रमण था, ठीक है, जो भारत की तरफ का पूर्व की ओर जो साम्राज्य का आक्रमण था, वो करने का जो नेतृत्व था वो किसने लिया था? मोहम्मद गौरी ने लिया था। तो उन दोनों भाइयों में समझौता हुआ था एक, तो इसलिए भी वो पूर्व की ओर अपना साम्राज्य विस्तार करता हुआ आगे बढ़ रहा था, मोहम्मद गौरी, ठीक है। तो ये सारे कारण थे, इस्लाम प्रचार तो था ही, धन प्राप्ति थी, काफी सारा पैसा था भारत में, ठीक है। एट द टाइम ऑफ गौरीज इन्विजन देयर वर थ्री इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट्स इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तीन मुस्लिम, उत्तर पश्चिम में तीन मुस्लिम राज्य थे जब गौरी ने आक्रमण किया। खुसरो शाह, ये तो गजनवी वंश का ही था जो लाहौर में था, ठीक है। गजनवी वंश का अंतिम शासक था खुसरो शाह। देखो, महमूद गजनवी ने गजनी में जो है गजनी को जीता था 1173 में। तो अब गजनी को जीता उसने, लेकिन ये गजनवी वंश का ही था, तो वहां से सिमटता हुआ जो गजनवी वंश था वो सिर्फ लाहौर और पंजाब वाले रीजन तक रह गया था, ठीक है। तो लाहौर और पंजाब, लाहौर में उसका अंतिम राजा कौन था गजनवी वंश का? वो था खुसरो शाह, ठीक है। खुसरो मलिक या खुसरो शाह उसका अंतिम रूलर था। द करमातीज इन मुल्तान, मुल्तान में करमाती मुसलमानों का शासन था, ठीक है। मुल्तान में करमातियों का शासन था जब मोहम्मद गौरी आता है। और सिंध में सुमरा वंश का शासन था जब गौरी ने आक्रमण किया, ठीक है। तो तीनों मुसलमान थे जब गौरी ने आक्रमण किया। तो और इन तीनों को हराया उसने, तो खुसरो शाह को हराया, करमाती मुसलमानों को हराया मुल्तान में, और सिंध में सुमरा वंश को भी हराया था। तो मोहम्मद गौरी जो है, मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी, कब जो है गोमल दर्रे से होकर के भारत आया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। महमूद गजनवी खैबर दर्रे से होकर के भारत आया, गौरी गोमल दर्रे से भारत आया, ये आपको याद रखना है। इसके बाद मैं बात करूं तो मोहम्मद गौरी ऑफ द संशबनी डायनेस्टी invaded India for the first time in 1175, attacking Multan. At the time, at that time, Karmatians वर रूलिंग मुल्तान। करमाती मुसलमान थे उस समय जो मुल्तान पर शासन कर रहे थे, और 1175 में उसने भारत पर पहला आक्रमण किया। तो मोहम्मद गौरी का जो पहला आक्रमण है, ठीक है, मोहम्मद गौरी का, महमूद का नहीं, मोहम्मद गौरी का जो पहला आक्रमण है वो 1175 में मुल्तान पर हुआ था, ठीक है। पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान पर हुआ। यहाँ करमाती मुसलमान कर रहे थे, ठीक है, करमाती मुसलमान शासन कर रहे थे, इनको उसने पराजित किया। तो पहला आक्रमण उसका मुल्तान पर होता है, ठीक है। 1178 में गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, पर मूल राज द्वितीय के हाथों पराजित हुआ, और युद्ध में जो है पराजित हुआ। और हाँ, मूल राज द्वितीय के हाथों पराजित हुआ था। और मतलब मूलराज द्वितीय उस समय युद्ध में युद्ध करता हुआ मर गया था, फिर उसके बाद भीम द्वितीय शासक हुआ था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, मूलराज द्वितीय के हाथों पराजित हुआ क्योंकि मूलराज द्वितीय ने युद्ध को लीड किया था। इसकी मौत के बाद में भीम द्वितीय था, उसने जो है सेना का संचालन किया, तो उसको भी किसी किसी बुक में जो कंसिडर किया जाता है। और वैसे इसकी मृत्यु के बाद में नायका देवी जो रानी थी वहां की, उसने जो है सेना का संचालन किया था, ठीक है। उसने भी सेना को जो है
गाइड किया था युद्ध करने के लिए। तो 1178 में गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था, जो कि उसका विफल रहा था, वो पराजित हुआ था। गौरी की पहली पराजय थी ये, ठीक है, जब उसने ये आक्रमण किया। तो देर वाज मोहम्मद गौरीज फर्स्ट डिफीट इन इंडिया, जब उसने गुजरात पर आक्रमण किया तो ये उसकी पहली पराजय थी। और इस युद्ध का जो नेतृत्व है वो मूलराज द्वितीय की विधवा माँ नायका देवी ने किया था, ठीक है। इसका जो नेतृत्व है वो मूलराज द्वितीय की जो विधवा माँ है नायका देवी, उन्होंने किया था। मूलराज द्वितीय इस युद्ध में मारा गया था। और फिर उसके बाद में भीम द्वितीय जो है वो उसने जो है शासन संभाला था, ठीक है। तो इस युद्ध में वो पराजित हुआ मोहम्मद गौरी 1178 में, ठीक है, याद रखना है। 1178 में जब वो नीचे पराजित हो गया, मतलब उसने मुल्तान पर आक्रमण किया, मुल्तान के बाद में उसने सीधा गुजरात पर आक्रमण किया था। तो जब वो गुजरात पर पराजित हो गया, आक्रमण करने में असफल रहा, तो फिर उसने क्या सोचा कि नहीं, इस साइड से नहीं घुसा जा सकता। फिर से वो ऊपर की साइड गया और उसने फिर लाहौर पर विजय प्राप्त करी, लाहौर पर जो है आक्रमण किया, ठीक है। मुल्तान, मुल्तान के बाद लाहौर। तो फिर ऊपर से ही वो अपना रास्ता बनाता हुआ घुसा, इधर से उसका जो नहीं बन पाया, सिंध की तरफ से जुगाड़ नहीं बन पाई उसकी, मतलब। गौरी डिफीटेड खुसरो शाह, द लास्ट रूलर ऑफ द गजनविद डायनेस्टी इन इंडिया, एंड कैप्चर्ड लाहौर, ठीक है। तो उसने लाहौर को जीता 1179 में, खुसरो शाह को हरा करके। खुसरो मलिक को हराने के बाद में उसने खुसरो शाह को हरा के 1179 में लाहौर को जीत लिया। ड्यूरिंग दिस कैंपेन किंग विजय देव ऑफ जम्मू सपोर्टेड गौरी, ठीक है। तो विजय देव जो जम्मू के राजा थे, विजय देव, उन्होंने गौरी की हेल्प करी थी खुसरो शाह को पराजित करने में। तो खुसरो शाह को उसने पराजित किया 1179 में। 78 में गुजरात, 75 में मुल्तान। मोहम्मद गौरी की बात हो रही है, याद करते चलना, ठीक है। 1188 में फिर भटिंडा अभियान किया उसने। गौरी अटैक्ड भटिंडा एंड कैप्चर द फोर्ट ऑफ तबर हिंद। अब देखो यहीं से चेंज आता है, जब उसने भटिंडा पर आक्रमण किया तो जो दिल्ली का चौहान राजा था उस टाइम पर, चौहान राजा था पृथ्वीराज तृतीय, वो पृथ्वीराज तृतीय जो है तबर हिंद को, भटिंडा को अपने अंडर मानता था। अब उसने भटिंडा पर कब्जा कर लिया, मतलब कि गौरी पर जो क्षेत्र था उसका क्षेत्र कैप्चर कर लिया उसने। यही जो भटिंडा उसका अभियान था, यही कारण बना था तराइन के युद्ध का। द विक्ट्री वाज द मेन कॉज ऑफ द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन इन 1191। ये जो है कारण, प्रमुख कारण बना जो तबर हिंद की विजय उसने करी थी, क्योंकि तबर हिंद को जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है वो अपने अधीन मानता था, ठीक है। और जब गौरी ने तराइन को उसको जीत लिया, बठिंडा को, तबर हिंद को, तो फिर फिर तो युद्ध होना भाई बन गए, उसके युद्ध के चांस हो गए पूरे पूरे। तराइन का फर्स्ट वॉर द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1192 में। युद्ध थानेश्वर हरियाणा के पास में हुआ था, वो जो एरिया है वहां पर। पृथ्वीराज चौहान थर्ड डिफीटेड गौरी, पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को पराजित कर दिया पहले युद्ध में। यह युद्ध गौरी की पहली बड़ी हार थी, जब मोहम्मद गौरी बड़ी बुरी तरह से पराजित हुआ था इसमें, ठीक है। तो गौरी की पहली बड़ी हार, पहली पराजय नहीं कह सकते क्योंकि गौरी जो है उनसे गुजरात में भी हारा था। भारत में पहली पराजय उसकी गुजरात में थी, ठीक है, याद रखनी है। तो गौरी की बड़ी हार थी ये, और इसमें गौरी हारा था, पृथ्वीराज चौहान जीते थे। फिर दूसरा युद्ध होता है। देखो इस युद्ध में अगर पृथ्वीराज चौहान उस पर लगातार जो है सीधा सीधा वार करते जाते, उसको उसका पीछा करते, तो शायद वो अपनी सेना को संगठित नहीं कर पाता। लेकिन पहले युद्ध के बाद में जब उसको हरा दिया, हराने के बाद में जो राय पिथौरा थे, जो पृथ्वीराज चौहान थे, वो हराने के बाद में और अपने मस्त हो गए, एकदम ऐशो आराम में मस्त हो गए, उसको हरा दिया, उसका पीछा नहीं किया, उसको जड़ से खत्म नहीं किया था। तो फिर अब देखो, एक तरफ तो इन्होंने उसको हरा दिया, ये अपने लग गए आराम से, मस्त है, हाँ हमने उसको हरा दिया। दूसरी तरफ जो आदमी हारा है, जिसकी बेइज्जती हुई है, वो तो भाई बड़ी बुरी तरीके से हारा था, वो उसके दिमाग में बैठ गई। वो मतलब बताया जाता है कि वो गजनी जा करके नहाया तक नहीं था, उसने कपड़े तक चेंज नहीं किए थे, वो इतना इतना मोटिवेटेड था पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर बस उसको हरा के और अपने ऐशो आराम में जी रहे थे। यही कारण था कि दोबारा वो आया। वो
जो 1 साल का समय बीता, 11 महीने का, वो नहाया तक नहीं था। किस लिए? क्योंकि उसको जो है हराना था इसको, समझ रहे हो? तो वो पूरा मोटिवेटेड था इसको हराने के लिए, पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए, ठीक है। बिफोर द बैटल, जो दूसरा युद्ध होता है तराइन का, बिफोर द बैटल गौरी सेंट हिज इनवॉय, गौरी ने, मोहम्मद गौरी ने एक राजदूत, एक दूत भेजा, कवामुल मुल्क नाम का। कवामुल मुल्क उसका नाम था। तो कवामुल मुल्क को उसने भेजा पृथ्वीराज चौहान के पास में कि अभी भी जो है टाइम है, मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, बिना युद्ध के काम चल जाएगा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान भाई, अब उन्होंने सोचा पहले भी मैंने इसको हरा दिया था, दोबारा ये कौन से मेरे झंडे गाड़ लेगा, है ना? दोबारा कौन से ये पेड़ उखाड़ लेगा? उन्होंने मना कर दिया सीधा सीधा, नहीं भाई स्वीकार नहीं करेंगे, और युद्ध होगा, युद्ध में जीतेगा तो मान लेंगे तेरी। तो दोबारा से युद्ध हुआ। वो अपनी कर ली तैयारी करके आया था, ठीक है। जो मोहम्मद गौरी था, 1 साल से भाई वो बैठा ही इसलिए था दिमाग में लिए मेरी बेइज्जती हुई है। तो उसने क्या किया, डिफीट कर दिया पृथ्वीराज चौहान को, सेकंड वॉर में हरा दिया। युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो है वो गौरी से पराजित हुए। पृथ्वीराज चौहान थर्ड वाज डिफीटेड बाई गौरी तराइन के सेकंड वॉर में, सेकंड बैटल में। दिस बैटल प्रोवाइड डेसिसिव फॉर द स्टेबलाइजमेंट ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया, ठीक है। ये युद्ध जो है वो भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना में निर्णायक साबित हुआ, क्योंकि जब पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए और पराजित हो गए, तो फिर दिल्ली से उनका जो शासन है वो समाप्त हो गया, ठीक है। मतलब बाद में इन्होंने जो है बताया जाता है कि अजमेर में जो है गौरी के अधीन कुछ समय तक शासन किया भी था, ठीक है। तराइन के युद्धों में पृथ्वीराज चौहान तृतीय का सेनापति कौन था? दोनों युद्धों में खांडेराव उनका सेनापति था, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान का सेनापति युद्धों में कौन था? खांडेराव, ये याद रखना है। अकॉर्डिंग टू हसन निजामी इन ताजुल मासिर, पृथ्वीराज वाज कैप्चर्ड एंड टेकन टू अजमेर वेयर ही रूल्ड अंडर गौरीज सबजुगेशन फॉर सम ईयर्स, ठीक है। मतलब हसन निजामी की जो ताजुल मासिर है उसके अनुसार पृथ्वीराज चौहान जो है उनको कैद करके अजमेर ले जाया गया, और वहां पर उन्होंने गौरी के अधीन कुछ वर्षों तक शासन भी किया, जो कि उसके सिक्कों से पृथ्वीराज चौहान के सिक्कों से जो है साबित होता है, क्योंकि उनके सिक्कों पर मोहम्मद बिन साम जो है गोता हुआ मिलता है, ठीक है। हसन निजामी की जो बुक है ताजुल मासिर, इसकी पुष्टि, इस कथन की जो पुष्टि है वो इससे भी होती है। एक संस्कृत ग्रंथ है किसल विधि विध्वंसा। तो किसल विधि विध्वंसा जो ग्रंथ है, इससे भी जो है इस बात की पुष्टि होती है कि जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, उन्होंने गौरी की अधीनता स्वीकार की थी और बाद में अजमेर में शासन किया था गौरी के अधीन। किसल विधि विध्वंसा से भी मिलती है, और ताजुल मासिर, हसन निजामी की ताजुल मासिर से भी इसकी जानकारी मिलती है। इन दोनों से, ताजुल मासिर और किसल विधि विध्वंसा से जो है ये बात का पता चलता है कि मोहम्मद गौरी के अधीन पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर में शासन किया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पृथ्वीराज तृतीय के कुछ सिक्कों पर भी ये चीज़ जो है श्री मोहम्मद शाम गोदा हुआ मिलता है, जिससे ये पता चलता है कि श्री मोहम्मद शाम गोदा है, मतलब ये श्री मोहम्मद की अधीनता स्वीकार करते थे, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के कुछ सिक्कों पर ये भी मिला हुआ है, मतलब उन्होंने शासन किया, ये तो तय है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मिनहाज, पृथ्वीराज मर्डर वाज कैरिड आउट इमीडिएटली इन सिरसा। तो जहाँ सिरसा में उनको पकड़ा गया, हरा करके उनको पकड़ा गया, वहीं पर उनकी तुरंत मौत हो गई, तुरंत उनको मार दिया गया। ये विवरण दिया है मिनहाज ने। तबकात नासरी के जो लेखक हैं मिनहाज, उन्होंने कहा है कि पृथ्वीराज चौहान को तुरंत मार दिया गया था, जबकि हसन निज़ामी ताजुल माशिर बुक में कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने उसकी अधीनता स्वीकार करी और अजमेर में शासन किया था। केसल विधि विध्वंसा से भी इसकी जानकारी मिलती है, उसके सिक्कों से भी पृथ्वीराज चौहान की जानकारी मिलती है कि उसने अधीनता स्वीकार की और शासन किया था। इसके अलावा चंद एक अलग जो है चंद एक सॉरी चंद एक अलग बात कहते हैं कि चंद अकॉर्डिंग टू चंद पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज वाज कैप्चर्ड एंड टेकन टू गजनी वेयर ही वाज किल्ड फॉर द क्राइम ऑफ गौरीज मर्डर। मतलब ये बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय को गौरी कैद करके गजनी ले गया था,
और गजनी में गौरी की ही हत्या उन्होंने कर दी थी, पृथ्वीराज चौहान ने। और उसकी हत्या के अपराध में पृथ्वीराज चौहान को मार दिया गया था, का वध कर दिया गया था। तो ये चंद बरदाई और अबुल फजल भी ऐसा ही विवरण देता है। हम्म, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बारे में ये तीनों बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। गौरी left an army under the leadership of his trusted Aibak in Indraprastha, whose job was to form alliance with Hindu rulers and suppress rebellions. गौरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद में इंद्रप्रस्थ में अपने विश्वास प्राप्त ऐबक को के नेतृत्व में एक सेना छोड़ दी थी। कहाँ पर? इंद्रप्रस्थ में। जिसका काम क्या था कि हिंदू शासकों से संधि करना, और अगर उसके जो जो क्षेत्र उसने जीते हैं उनमें कोई विद्रोह हो तो उस विद्रोह को दबाने का काम था ऐबक का, ठीक है, जो इंद्रप्रस्थ में उसने सेना छोड़ी थी। किसी किसी बुक में कोहराम भी आता है, ठीक है, कि इन कुतुबुद्दीन ऐबक को कोहराम में छोड़ गया था वो। कोहराम, ठीक है, कोहराम भी आता है, इंद्रप्रस्थ भी आता है, ठीक है, दोनों नाम आते हैं, तो दोनों याद रख लेना, कोहराम में या फिर इंद्रप्रस्थ में छोड़ गया था। At the time of Gauri's invasion, the Gehedwal dynasty of Kannauj was the most powerful kingdom in the northern India. गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज का गहेड़वाल जो राज्य था वो उत्तर भारत में सबसे विस्तृत और शक्तिशाली राज्य था। ठीक है, अब उसने जो दिल्ली के चौहान को तो हरा दिया। दिल्ली के चौहान को हराने के बाद में 94 में फिर युद्ध होता है, चंदावर का युद्ध, बैटल ऑफ चंदावर, कन्नौज की विजय। ठीक है, बैटल ऑफ चंदावर, कॉन्क्विस्ट ऑफ कन्नौज। इन द 1194 मोहम्मद गौरी डिफीटेड किंग जयचंद ऑफ द गहेड़वाल डायनेस्टी एट द बैटल ऑफ चंदावर। ठीक है, चंदावर के युद्ध में कन्नौज एवं बनारस के राजा जयचंद को हराया 1194 में गौरी ने। ठीक है, और कन्नौज को, बनारस वाला जो क्षेत्र था वो अपने अंडर में लिया। तो चंदावर का युद्ध 1194 में जयचंद को पराजित किया मोहम्मद गौरी ने। चंदावर इज लोकेटेड नियर द यमुना रिवर इन इटावा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, चंदावर जो है वो इटावा डिस्ट्रिक्ट में यमुना नदी के तट पर है। अब ये दोनों उसने आक्रमण किए। इन आक्रमणों को करने के बाद में जो मोहम्मद गौरी जो था वो वापस चला जाता है गजनी में। और फिर ऐबक के आक्रमण, मतलब ऐबक जो है वो कई क्षेत्रों को जीतता है और कुछ क्षेत्रों को, जो विद्रोह होते हैं उनको, विद्रोहों को समाप्त करता है। ठीक है, तो ऐबक कैप्चर्ड कोल 1195 में। ऐबक ने कोल को जीता। कोल उस समय अलीगढ़ को कहते थे। ठीक है, अलीगढ़ को कहते थे कोल। अलीगढ़ तो उसका मॉडर्न नाम है जो कि आगे चल के आएगा जब अंग्रेजों का शासन होगा। ठीक है, उस टाइम पर अलीगढ़ को कोल कहा जाता था, कोल नाम से जानते थे। तो कोल को जीता, ऐबक ने कोल को जीता 1195 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1196 में ऐबक ने रणथंभौर को जीता। ठीक है, 1196 में ऐबक ने रणथंभौर को जीत लिया। 1195-96 में गौरी पुनः भारत आता है और बयाना पर आक्रमण करके उसे जीत लेता है। ठीक है, और बयाना को जीत लेता है। बयाना के बाद में गौरी जो है वो ग्वालियर को जीतता है। ठीक है, 95-96 में ही ग्वालियर को भी जीतता है। ठीक है, तो ग्वालियर को भी जीतता है। जो गौरी दोबारा आता है ना 95-96 में, तो पहले बयाना को जीता, बयाना के बाद में ग्वालियर को भी वो जीतता है। ठीक है, 1197 में ऐबक ने गुजरात की राजधानी अनहिलवाड़ को लूटा था। ठीक है, 1197 में ऐबक ने अनहिलवाड़ को लूटा। और जो लूटने के बाद में जो पैसा मिला वहां से, अनहिलवाड़ की लूट में जो उसको धन प्राप्त हुआ था, उस पैसे से उसने इल्तुतमिश को खरीदा। ठीक है, ये आपको याद रखना कि इल्तुतमिश को,
अनहिलवाड़ की जो जीत हुई, गुजरात की जो जीत हुई, उस गुजरात को जो लूटा, सॉरी, गुजरात को जो लूटा, उस गुजरात की लूट में जो पैसा मिला उसको, उससे उसने इल्तुतमिश को खरीदा था। ये आपको याद रखना। तो गुजरात विजय इल्तुतमिश ने उसने ऐबक ने कब करी थी? 1197 में गुजरात पर आक्रमण किया था। सॉरी, विजय नहीं, आक्रमण किया था, लूटा था सिर्फ उसको। तो गुजरात को जो लूटा 1197 में ऐबक ने। 95-96 में गौरी आया था, उसने बयाना पर आक्रमण किए और ग्वालियर पर आक्रमण किए। 96 में ऐबक ने रणथंभौर को जीता था, ठीक है। 95 में कोल को जीता, 96 में रणथंभौर को जीता ऐबक ने। 97 में उसने गुजरात पर आक्रमण किया और उसको लूटा। उसके बाद में 1102 में ऐबक ने बुंदेलखंड के राजा, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इन 1202 ऐबक डिफीटेड द चंदेला किंग परमर्दी देव एंड कैप्चर्ड द कालिंजर महोबा एंड खजुराहो, ठीक है। तो परमर्दी देव को हरा करके उसने कालिंजर महोबा और खजुराहो को जीत लिया 1202 में, ठीक है। बुंदेलखंड के राजा चंदेल राजा थे परमर्दी देव, इनको हराने के बाद में। और कालिंजर महोबा खजुराहो और जो चंदेल राज्य था उसको दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है 1202 में। 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखना, ठीक है। अभी तक ऐबक है, ये उसके गुलाम है, उसके अधीन, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना नहीं करी है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में होगी, ठीक है। अभी तक जो है वो गौरी के अधीन गुलाम के रूप में काम कर रहा है और गौरी गौरी के लिए काम कर रहा है, ठीक है। इस चीज को याद रखना। तो 1202 में उसने बुंदेलखंड के राजा परमर्दी देव को हराया ऐबक ने, ठीक है। खिलजी के अभियान, खिलजी कौन था भाई? खिलजी बख्तियारुद्दीन खिलजी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। बख्तियारुद्दीन खिलजी की बात हो रही है। तो स्टार्टिंग में देखो क्या था कि बख्तियारुद्दीन खिलजी जो है, इसको मोहम्मद गौरी ने या फिर दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है अपनी सेवा में नहीं लिया था। जब उसने ट्राई किया इन दोनों के यहाँ काम करने का, तो उन्होंने उसकी कुरूपता के कारण, उसको जो है दिखने में बुरा और एकदम भयानक होने के कारण में उसको जो है अपनी सेना में, अपनी सेवा में नहीं लिया था, ठीक है। लेकिन जो बख्तियारुद्दीन खिलजी था, इस बख्तियारुद्दीन खिलजी ने स्वयं अपनी जो है शक्ति को बढ़ाया, है ना। मतलब जैसे पहले इसने शायद अवध में एक इक़्तिदार के रूप में काम किया, फिर वहां से इसने अपनी शक्ति को धीरे धीरे बढ़ाया, तब खिलजी जो है ऐबक की नज़र में आया और मोहम्मद गौरी की नज़र में भी आया। तब उन्होंने उसको खिल्लत प्रदान करी, उसको कई सारे उपहार दिए थे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये उनके जो है अंडर में नहीं था, सीधा सीधा खुद ही इसने अपनी जो है प्रतिष्ठा हासिल करी थी, ठीक है। बाद में फिर ये कुतुबुद्दीन ऐबक से और गौरी से मिल गया था। बेसिकली ये गौरी के करीब था। गौरी को जो है अपना एक तरीके से आइडल मानता था, कुछ ऐसा करके, ठीक है। क्योंकि बाद में आप देखोगे ना कि जो खिलजी है वो दिल्ली सल्तनत में नहीं मिलता है, वो अपने वंश को अलग चलाता है उधर, जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो 1203-4 में बख्तियारुद्दीन खिलजी ने बिहार में नालंदा और विक्रमशिला महाविहारों को जलाया। इन 1203 and 4, Bakhtiar Khilji burned the Nalanda and Vikramshila University in Bihar and invaded Bengal. इसने बंगाल को भी जीता। Defeated its last ruler Lakshman Sen and capturing his capital नादिया। नादिया को जीता, ठीक है। नदिया को जीता, उसके बाद में लखनौती को भी जीता। लखनौती नॉर्थन में है, नदिया जो है वो साउथर्न पार्ट में पड़ता है बंगाल में, ठीक है। तो लखनौती को जीता और लखनौती को राजधानी बनाता है बख्तियारुद्दीन खिलजी, ठीक है। बंगाल में अपने राज्य की राजधानी बनाता है लखनौती को। और नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, ठीक है, इन तीनों को जला देता है। इनको जला देता है बख्तियारुद्दीन खिलजी, सॉरी, बख्तियार खिलजी, मोहम्मद बख्तियार खिलजी। गौरी का अंतिम अभियान, इल्तुतमिश की दास्ता से मुक्ति। अंतिम अभियान गौरी का कब होता है? 1205। 1205 में पंजाब में खोखरों ने विद्रोह किया था, पंजाब वाले क्षेत्र में, ठीक है। खोखरों ने विद्रोह किया, जिसे गौरी ने अपने आखिरी अभियान में इल्तुतमिश के सहयोग से कुचल दिया था। तो गौरी का आक्रमण हुआ खोखरों के विरुद्ध, और उस खोखरों के विरुद्ध वाले अभियान में ऐबक भी गया और ऐबक के साथ में इल्तुतमिश भी गया, क्योंकि इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था, समझ रहे हो। तो ऐबक के साथ में इल्तुतमिश भी गया। इल्तुतमिश
जो अब तक ऐबक के अधीन गुलाम था, उसने अपनी पूरी पावर, पूरी अपना कहते नहीं, अपना जादू दिखा दिया उस युद्ध में, है ना। उसको मोहम्मद गौरी को इतना प्रभावित किया कि मोहम्मद गौरी ने ऐबक को कहा कि इस बंदे को अभी जो है अपनी दास्ता से मुक्त करो। समझ रहे हो, उसी टाइम पे जो है ऐबक ने उसको, अपने दास को मुक्त किया था। तो इस तरीके से दास जो था वो अपने मालिक से पहले स्वतंत्र मतलब हो गया था। ठीक है, मतलब अभी ऐबक तो दास ही था, और उसका जो दास था वो स्वतंत्र हो गया। तो 1205 में इल्तुतमिश जो है वो दास्ता से स्वतंत्र हुआ था गौरी के कहने पर। ठीक है, 1205 में गौरी का अंतिम आक्रमण हुआ खोखरों के विरुद्ध, ये भी आपको याद रखना है। खोखर रिवोल्टेड इन पंजाब एंड गौरी विद द हेल्प ऑफ इल्तुतमिश अकबर सॉरी ऐबक्स स्लेव क्रश्ड द रिबेलियन इन हिज फाइनल कैंपेन। ठीक है, इसने जो है खोखरों के विद्रोह को दबाया था, इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को स्वतंत्र कर दिया ऐबक ने। इम्प्रेस्ड बाई इल्तुत ये बता चुका हूँ। इम्प्रेस्ड बाई इल्तुतमिश ब्रेवरी, गौरी ऑर्डर्ड ऐबक टू फ्री इल्तुतमिश फ्रॉम स्लेवरी, ये मैं बता चुका हूँ। इल्तुतमिश के शौर्य से प्रभावित होकर के गौरी ने ऐबक को आदेश दिया था कि इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त कर दो, अभी की अभी। ठीक है, तो वो मुक्त हो गया था 1205 में ही। दस द स्लेव वाज फ्री फ्रॉम स्लेवरी बिफोर हिज मास्टर ऐबक, मतलब दास अपने स्वामी ऐबक से पहले ही दास्ता से मुक्त हो गया, ये तो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी के सिक्के अगर हम देखें तो मोहम्मद गौरी ने जो सिक्के चलाए, अब गौरी ने देखो गहडवाल वंश के संपर्क में था, तो उसका थोड़ा सा मुझे यहाँ पर उसका जो प्रभाव है, जो इफेक्ट है यहाँ पे देखने को मिला कि उसका जो सिक्का था उस पर एक तरफ कलमा गोदा हुआ होता था। ठीक है, एक तरफ कलमा, कलमा क्या होता है? कलमा होता है अल्लाह और उसके रसूल में विश्वास। रसूल मतलब जो जो होता है, रसूल मतलब आ, कहते नहीं, खुदा का बंदा जो होता है उसको रसूल कहा जाता है, ईश्वर का बंदा। उसमें विश्वास, और ईश्वर में विश्वास, अल्लाह में विश्वास, कलमा। तो गौरी के सिक्कों पर एक तरफ तो कलमा गोदा रहता था, दूसरी तरफ लक्ष्मी एवं नंदी की आकृति रहती थी। ठीक है, एक तरफ लक्ष्मी और नंदी की आकृति, कुछ सिक्कों पर एक तरफ लक्ष्मी और नंदी की आकृति और दूसरी तरफ श्री मोहम्मद शाम, मुइजुद्दीन मोहम्मद शाम, ऐसे करके कुछ लिखा रहता था। ठीक है, श्री मोहम्मद शाम। ठीक है, तो एक तरफ से मोहम्मद शाम और दूसरी तरफ लक्ष्मी और नंदी की आकृतियां, तो ये उसके सिक्कों पर मिलती थी, मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। कुछ सिक्कों के पृष्ठ भाग पर देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम लिखा रहता था, ये मैं बता चुका हूँ। पृष्ठ भाग पर देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम लिखा है, और लक्ष्मी नंदी की आकृति वगैरह वगैरह मिलती हैं। ठीक है, इन सिक्कों को दहलीवाल सिक्के कहा जाता था। जो सिक्के ये थे मोहम्मद गौरी के, उन्हें दहलीवाल सिक्के कहा जाता था। और तुर्क विजय के समय जो है वो दिल्ली के जो क्षेत्र था, दिल्ली का या फिर ऊपर लाहौर वाला जो क्षेत्र था, उसमें तुर्क विजय के समय दहलीवाल सिक्के जो है काफी प्रचलित थे। ठीक है, दहलीवाल सिक्के काफी प्रचलित थे। The coins were known as Dehliwal coins, which were circulation during the Turkish conquest of India. Aibak paid the laborers in Dehliwal coins for the construction of the Qubbatul Islam. Qubbatul Islam मस्जिद का जो कंस्ट्रक्शन था वो करवाया ऐबक ने। तो उसका जो वेतन था, उसका जो मजदूर लगे थे उसके निर्माण में, उनको कुतुबुद्दीन ऐबक की मस्जिद, कुतुबुद्दीन कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाने के लिए दहलीवाल सिक्कों में ही मजदूरों को भुगतान किया था। ठीक है, ऐबक ने, ये चीज आपको याद रखनी है। और मार्च 1206 में, मार्च 1206 को दमयक नामक स्थान पर सिंधु नदी के तट पर नमाज पढ़ते हुए गौरी की हत्या कर दी गई थी। ठीक है,
माना जाता है कि गौरी की जो ये हत्या है ये सॉरी, पृथ्वीराज चौहान ने ही करी थी, जिसके कारण उनको उनका उनकी हत्या कर दी गई। ऑन March 15, 1206, Muhammad Ghori was assassinated while offering prayer on the bank of the Indus River, एट द प्लेस कॉल्ड दमियक। ठीक है, दमियक नामक स्थान पर 1206 में उसकी मौत हो गई जब वो अ, नमाज पढ़ रहा था। ठीक है, मतलब चंद बरदाई बताता है पृथ्वीराज रासो में कि वो जिसने उसको मारा मोहम्मद गौरी को, पृथ्वीराज चौहान ही था वो। ठीक है, मोहम्मद गौरी के कोई संतान नहीं थी, ये चीज़ याद रखनी है। मोहम्मद गौरी कहता था कि मेरी कोई संतान नहीं है, मेरे तुर्क गुलाम ही मेरी सुल्तान है, और मेरे मरने के बाद में मेरे साम्राज्य के उत्तराधिकारी और खुतबे में मेरे नाम को जो है, मेरे साम्राज्य में खुतबे में जो खुतबा पढ़ा जाया करेगा उसमें मेरे नाम को सुरक्षित रखेंगे मेरे गुलाम, ऐसे कुछ करके उसका कोटेशन भी था, है ना। तो आफ्टर गौरीज डेथ in 1206, his slave Qutbuddin Aibak laid the foundation of a new ruling dynasty in India called the Slave Dynasty। 1206 में गौरी की जब मृत्यु हो जाती है, 15 मार्च 1206 को, मृत्यु के बाद में उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में एक नए राजवंश की नींव डाली थी, जिसको गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी या फिर मामलुक वंश, ठीक है, कहा जाता है। 1206 से ही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत वाज ऑफिशियली स्टेबलाइज्ड इन 1206 कॉमन ईरा। ये आपको याद रखना है। इससे पहले के जो काम थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किए, लेकिन वो गौरी के अधीन किए, गौरी के लिए किए। ठीक है, 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है और दिल्ली सल्तनत को बनाने के लिए आगे काम करता है। ठीक है, फिर वो गौरी से बिल्कुल अलग हो जाता है, क्योंकि गौरी तो मर ही गया, गजनी साम्राज्य से बिल्कुल अलग कर लेता है इसको। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का आगमन। मोइनुद्दीन चिश्ती भी गौरी के साथ में आए थे। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती केम इंडिया इन 1192 विद द मोहम्मद गौरी एंड सेटल्ड इन अजमेर। ठीक है, मोहम्मद गौरी के समय दूसरे बयान के समय ये भारत में आए और इन्होंने ये जो है अजमेर में बस गए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। गौरी के दरबारी की अगर मैं बात करूं तो फ़खरुद्दीन राजी और निज़ामुद्दीन उरूजी उसके जो है कवि, ये दोनों कवि गौरी के दरबार में रहते थे। फ़खरुद्दीन राजी और निज़ामुद्दीन उरूजी, निज़ामुद्दीन उरूजी, फ़खरुद्दीन राजी, ये दोनों कवि गौरी के दरबार में रहते थे। भारत में एकता प्रथा की शुरुआत जो है वो मोहम्मद गौरी ने करी। भारत में सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी ने एकता प्रथा की शुरुआत करी थी, एकता प्रथा चलाई थी, क्योंकि जो मोहम्मद गौरी है उसने भारत में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया। उससे पहले भी वो जिन प्रदेशों को जीतता आ रहा था वहां पर कुछ न किसी को नियुक्त करता आ रहा था। मतलब उस एकता प्रथा की जो शुरुआत है वो मोहम्मद गौरी ने की थी भारत में। उसके बाद में जब इल्तुतमिश आता है तो इल्तुतमिश उसको नियमित रूप प्रदान करता है। नियमित रूप प्रदान करने का मतलब यह है कि इल्तुतमिश इसने तो सिर्फ शुरुआत कर दी कि ऐबक को जो है भारत के प्रदेश दे दिए और उसको वहां पर नियुक्त कर दिया मोहम्मद गौरी ने, लेकिन इल्तुतमिश ने उसको नियमित रूप दिया। मतलब उसने अपना साम्राज्य जो है वो नियमित रूप से इक्ताओं में विभाजित किया था और अलग अलग जो क्षेत्र उसके थे उन पर अलग अलग इक्तादारों की नियुक्ति करी थी। तो इल्तुतमिश ने उसको एकता प्रथा को जो है विकसित किया था, उसका विकास किया। इल्तुतमिश ने एकता सिस्टम को विकसित किया। एकता सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडिया बाय द मोहम्मद गौरी, बट इट वाज इल्तुतमिश हु फॉर्मलाइज्ड एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इट्स इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इट। मतलब उसको नियमित रूप दिया इल्तुतमिश ने। ठीक है, चलाई मोहम्मद गौरी ने थी। अब यहाँ पर आज के जो तुर्की और जो अरब इन्वेजन्स थे वो ख़त्म होते हैं, और मुझे लगता है कि इसके अलावा और कुछ आने की संभावना नहीं है इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो अब हमने इतना सब कुछ पढ़ा, इसका एक सिंपल सा जवाब होता है कि इससे जो है पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे हु अमंग द फॉलोइंग वाज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान इन द बैटल ऑफ तराइन। तो तराइन के जो युद्ध में अ, पृथ्वीराज चौहान
ने किसको हराया था? तो ये पहले युद्ध की बात हो रही है, तो मोहम्मद गौरी को जो है पहले तराइन के फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में किसको हराया था? मोहम्मद गौरी को हराया था पृथ्वीराज चौहान ने। वो वॉज द फर्स्ट मुस्लिम टू इन्वेड इन इंडिया। तो पहला मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम था जिसने जीता था भारत में, है ना। सफल आक्रमण रहा उसका। द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ द अरब इन्विजन इन सिंध अर्ली 8th सेंचुरी। तो जो प्रिंसिपल सोर्स की बात हो रही है, एक प्राथमिक सोर्स है, वो कौन सा है? तो वो है चचनामा, ठीक है, ये प्राथमिक सोर्स है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो फुतुह उल बुल्दान में भी जो है सिंध के इतिहास की जानकारी मिलती है, लेकिन ये प्राथमिक स्रोत नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पूछता कि इनमें से कौन से हैं जिनसे सिंध की जानकारी मिलती है, तो ये दोनों ऑप्शन हो जाते हैं, फुतुह उल बुल्दान, चचनामा, ठीक है, और तारीख सिंध। ये तीन तो किताब मैंने बताई ही है, ठीक है। इसके अलावा कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे अगर अल बरूनी के काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तहकीक हिंद पूछ लेगा किसकी बुक है। और अगर मैं बात करूँ तो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला वो कौन था, वो पूछ लेता है। कई कई सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। तो आई होप आज का जो टॉपिक है वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। और मैं कोशिश करता हूँ कि एक ही जो क्लास है, वो उस क्लास को देखने के बाद ना उस टॉपिक को आपको कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे लगता है मैंने शायद कोशिश करी है, पूरा भी किया है इस टॉपिक को जो है। और थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का इतना सपोर्ट देने के लिए। और मेरा जो टारगेट है, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया, 200 लाइक्स का, ठीक है, 200 लाइक्स का और 200 कमेंट्स का, ठीक है। इस वीडियो पे 200 लाइक्स और 200 कमेंट्स आएंगी। कमेंट्स में आप मुझे बताइए मेरे टॉपिक से आपको हेल्प हुई कि नहीं हुई, हेल्पफुल है कि नहीं है मटेरियल, है ना। और जो भी चीज़ है आपका जो है, आपके टारगेट्स कितने पूरे हो रहे हैं, आप पढ़ाई कितना कर रहे हैं, आपका कितना कवर हो चुका है, ये सारी चीज़ें मुझे आप कमेंट्स में बताइए। वीडियो को लाइक करिए। 200 लाइक्स और 200 कमेंट्स होने के बाद ही चैनल पे नेक्स्ट वीडियो दिल्ली सल्तनत की स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब तक नहीं आएगी तब तक 200 लाइक्स और 200 कमेंट्स नहीं होंगे। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, और ऐसे ही अपना जो है सपोर्ट बनाए रखिए। आप लोगों की कोई भी क्वेरी अगर होती है तो आप मुझे हिस्ट्री स्कॉलर के इंस्टाग्राम चैनल पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं वहाँ पर आपका जो है 100% आपको डेफिनेटली जो है रिप्लाई करूँगा। और आप हिस्ट्री स्कॉलर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम डेली क्विजेस कराते हैं जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक आप लाइक और कमेंट और शेयर वगैरह करते रहिए। और थैंक यू सो मच आप सभी का।